हेलो टू ऑल, नमस्कार सभी को। मैं शाजिया, मोबीशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज बीपीएससी 66 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन जो आज जीएस का आ चुका है, हम लोग उस पर आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो प्रश्न जो इसके पहले भी मैंने अपने कई क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा दिया था कि ये टॉपिक्स जो हैं और इसमें क्या नया करना है, इस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया था। बट अब वही चीज़ें क्या हुई हैं आपके सामने आई हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत नया है इस बार के जीएस मेंस के क्वेश्चन में, स्पेशली जो हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो वैसा ही है। हाँ, शॉर्ट नोट्स में एक आध कुछ हल्के फुल्के क्या हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, अदरवाइज वो सारी चीज़ें लगभग वही है जो उम्मीद की जा रही थी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि 1857 इस बार एक्सपेक्टेड था कि आएगा 1857 का रिवोल्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार 1857 का रिवोल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अब हम लोग आज जो बीपीएससी मेंस की परीक्षा हुई है, हम लोग उस पर आज चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाएगा और इसके कई डायमेंशंस हो सकते हैं और किस तरह से अंक जो है जो भी स्टूडेंट लिख कर आए हैं और जो अब 67th बीपीएससी के लिए मेंस में अब जो तैयारी कर रहे हैं और जो जाएंगे बीपीएससी मेंस में, वो भी समझ लें कि इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि मेरा मोबीशाला ऐप पर मेरी क्लासेस अब उपलब्ध हैं और यहाँ पर मैं आपको अपना कोड बता देती हूँ कि मेरा यहाँ पर कोड क्या है। यहाँ देख लीजिएगा, दिस इज माय कोड H, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, वाइट कलर नहीं है इसमें, ओके यहाँ जाइए। यहाँ ये मेरा है इंस्टीट्यूट कोड है HIAS 4x2, दिस इज माय इंस्टीट्यूट कोड। चलिए सो आते हैं, कम टू द क्वेश्चन। व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट्स कोर्स एंड आउटकम। संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और उसकी गति और परिणाम क्या थे। देखिए गति, यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। थोड़ा क्वेश्चन को इन्होंने क्या किया, स्लाइटली ट्विस्ट किया है ताकि आप क्या हो जाए, यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, बट डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर क्या करना है देखना है। देखिए संथाल रिवोल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे अपने उत्तर, इसमें जब हम उत्तर लेखन करेंगे तो किस प्रकार से हमें इसे लिखना है। संथाल रिवोल्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लें कि इसके बारे में इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है। संथाल रिवोल्ट के कंटेक्स्ट में इस क्वेश्चन में क्या डिमांड है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि व्हेन संथाल रिवोल्ट है, व्हाई इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसको क्यों इस तरह से देखा जाता है कि इसमें से कई बार प्रश्न बनते हैं और इसको ये क्वेश्चन या ये जो सेक्शन है बार बार आपसे क्यों पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, संथाल रिवोल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग क्या होता है कि 19th सेंचुरी, ये ध्यान रखना है आपको, 19वीं सेंचुरी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आंदोलन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, रिवोल्ट विद्रोह शुरू हो रहा है। लेकिन पहली बार जनजातियों के द्वारा एक बड़ी संख्या में मोबिलाइज हो जाना या लामबंद हो जाना, ये पहली बार देखी गई। ये घटना अपने आप में अभूतपूर्व थी, इसके पहले ये चीजें हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर मैं आपको स्पेशली कुछ बातें बता सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो रिवोल्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें करना है कि स्पेशली हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे डायमेंशंस। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कवर द डायमेंशन की क्या क्या कारण थे। अगर संथाल विद्रोह के बारे में, ये इसकी गति और इसके परिणाम, इट मीन्स कि पूछ रहा है कि कहाँ तक ये सफल रहा। गति का मतलब ही हो गया यहाँ पर कि वॉज संथाल रिवोल्ट वॉज सक्सेसफुल और नॉट। गति का मतलब ही हो जाता है एंड व्हाट वाज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द संथाल रिवोल्ट। सो फर्स्टली वी हैव टू फ्रेम आउट दैट दिस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ पर करना है आपको इंट्रोडक्शन देना है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन, इट मीन्स पृष्ठभूमि। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी पृष्ठभूमि तैयार करनी है। थोड़ा सा आपको लिखना होगा संथाल रिवोल्ट के बारे में। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें कि फिर क्या करना है आपको, यानी आप इंट्रो यानी यहाँ आ जाए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ आ जाए, भूमिका थोड़ा बता देंगे हम कि फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में भूमिका बताएंगे कि क्या था।
क्यों हुआ संथाल विद्रोह, यानी अगर कोई विद्रोह हो रहा है, इस तरह से स्टार्ट हो रहा है पहली बार, तो आखिर क्या कॉजेज थे इसके, व्हाट वाज द मेजर कॉजेज ऑफ दिस रिवोल्ट। हम लोग इसके पीछे का क्या है, यानी विद्रोह के भूमिका, इट मीन्स कि इसका जो बैकग्राउंड है, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिवोल्ट के बारे में हम देखेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, दूसरी बात अगर देखा जाए कि अब बातें हैं इसकी भूमिका, जब हम आप लिख देंगे कि पहले आपको क्या करना है, थोड़ा बता देना है कि जो संथाल विद्रोह था इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि भूमिका इन द सेंस कि आप पहले बताएंगे कि इसके पहले की क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण था कि संथाल क्षेत्र में ये विद्रोह हो रहा है। नेक्स्ट थिंग उसके बाद आप क्या करेंगे, देन आप आएंगे उसके बाद की पृष्ठभूमि, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, किस बिहाफ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिवोल्ट है ये हो पाया, इसका क्या कारण रहा, या ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से संथाल जो है ये जनजाति जो इससे पहले अब तक बिल्कुल शांत चित्तावस्था में थे, वो अचानक इतने बड़े स्तर पर विद्रोह कैसे कर सकते हैं संगठित होकर। इट मीन्स कि व्हाट वाज द मेजर कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट व्हेन दीज ट्राइबल्स वेयर very peaceful by nature and they are not disturbing anyone, so how they do this kind of revolt, this is the main issue is that कि वो किस तरह से इतना बड़ा रिवोल्ट को अंजाम दे सकते हैं। तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा, तो इसमें आप बताएंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, पृष्ठभूमि इन द सेंस कि क्या वजह रही जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। अब यहाँ पे क्या पृष्ठभूमि कह लीजिए, या इसी को वी कैन से कि आप इसको क्या कर सकते हैं बेसिकली कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस रिवोल्ट, आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। जब रीजन पर आ जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, परिणाम, कि भाई ये जो पूरा विद्रोह हुआ तो इसका परिणाम क्या रहा, परिणाम इन द सेंस कि क्या ये सफल रहा, असफल रहा, अच्छा क्या इसके कुछ रिजल्ट आए भी, कुछ निष्कर्ष आया भी, या फिर ये विद्रोह हुआ और समाप्त हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि 1857 का रिवोल्ट जब हुआ, विद्रोह हुआ, तो उसके परिणाम जो है बहुत दूरगामी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हुआ ही हुआ, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इट मीन्स कि ये बात फील की गई कि भाई हमें यहाँ पर एक संस्था की ज़रूरत है जहाँ पर हम सभी अपने इश्यूज को क्या कर सके, रख सके। तो क्या वैसा कुछ रिजल्ट आया था। और देखिए यहाँ पर इस रिवोल्ट के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ठीक 1857 के रिवोल्ट के पहले ये विद्रोह क्या हो चुका रहता है, सप्रेस्ड किया जा चुका था। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1857 के रिवोल्ट में अगर हम लोग बात किया जाए तो उसमें एक कारण ये भी रहा था कि यहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ था और इसको सप्रेस्ड कर दिया गया था, सप्रेस्ड इन द सेंस दबा दिया गया था, हालांकि कुछ काम इसके लिए किए गए थे। एंड देन आप आएंगे इसके बाद कि मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि क्या रहा, इसकी स्थिति क्या रही, यानी ओवरऑल हम लोग इवेल्युएट करेंगे अबाउट संथाल रिवोल्ट। एंड द फाइनल जो होगा वो होगा आपका कंक्लूजन। इट मीन्स कि कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या है कि आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपनी तरफ से यू हैव टू बी न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल रहना है। ये नहीं कि हमने क्या किया कि हाँ ये पूरी तरह से असफल था। देखिए कोई भी विद्रोह हो, कोई भी आंदोलन हो, उसके कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आए हैं। इतिहास के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, जो भी विद्रोह हुआ है, जो भी आंदोलन हुआ है, उसका कुछ ना कुछ आउटकम जरूर आता है। तो इसका मतलब है कि संथाल रिवोल्ट ने भी कोई चेंजेस लाए होंगे, इससे भी कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आया होगा। तो वो मेजर चेंज बेसिकली था क्या। ओके तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये हो गया, ये तो आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कुछ बातों पे अगर देखें, जैसे अब आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जब आप अपनी इसके बारे में जब पृष्ठभूमि, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिवोल्ट, देन वो आप उस पर लिखेंगे क्या। तो आप इसमें सबसे पहले बताएंगे हम लोग क्या देख रहे हैं, 19th सेंचुरी क्या है भाई, यहाँ पे 19th सेंचुरी में होने वाला ये पहला विद्रोह है संगठित। जो क्या है, पहले इसके पहले विद्रोह हो रहे थे, जनजातीय विद्रोह, बट वो संगठित नहीं थे, ऑर्गेनाइज नहीं थे, सिस्टमेटिक वे में चल नहीं रहे थे। संथाल विद्रोह में ऐसी क्या विशेषता है, तो ये पहली बार संगठित हुई। संगठित के साथ साथ नेतृत्वकर्ता मिला इसमें, यानी यहाँ पर क्या है, लीडरशिप भी है। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये क्या है, ये लीडर्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर लीडर्स की भी क्या हम लोग देख रहे हैं, स्थिति दिखाई दे रही है। तो संथाल विद्रोह के बारे में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप 19th सेंचुरी में क्या करिए, बताइए कि ये जो है 19वीं शताब्दी में होने वाला ये जो विद्रोह था संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56, ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रॉम 1855 टू 56, कि इसमें ऐसा, यानी इसका जो टाइम पीरियड रहा विद्रोह में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बताएं, डिफाइन करें, तो आप प्लीज़ इसको डिफाइन ज़रूर करिए कि दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट एंड मूवमेंट।
रिवोल्ट और आंदोलन में अंतर क्या है? देखिए, रिवोल्ट जब भी होता है वो क्या होगा, अचानक से होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। लेकिन वही हम आंदोलन में क्या देखते हैं कि आंदोलन एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस होता है। मे बी इट टेक्स प्लेस कम से कम, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऑल्सो। तो देख सकते हैं क्या कि जो रिवोल्ट है यानी ये क्या है, ये आंदोलन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आंदोलन नहीं, इसका मतलब है ये क्या हुआ, तत्काल क्या हुआ, प्रस्फुटित हुआ, यानी अचानक से विद्रोह हुआ और उसके बाद से क्या होने लगा, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, लोग इसके अगेंस्ट होते गए ब्रिटिशर्स के, एंड देन फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इनके अगेंस्ट क्या किया, एक्शन उठाया, एंड दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो है क्या कि रिवोल्ट यानी विद्रोह जब भी होता है, तो आप ये चीज सबसे पहले तो इस अंतर को समझ लीजिएगा कि आंदोलन और विद्रोह में क्या अंतर है। नेक्स्ट इसमें हम लोग अब देखते हैं क्या कि भाई ये जो हुआ संथाल विद्रोह, इसके पीछे सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो इनकी पॉलिसी है, यानी इनका जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो हमारे यहाँ ऑलरेडी ब्रिटिशर्स एज अ रूल कर रहे हैं अब यहाँ पर, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्या भूमिका रही। देखिए, उपनिवेशवाद के मामले में अगर देखा जाए तो ये वो चरण है, यानी ब्रिटिशर्स जब से यहाँ आए टिल अगर देखा जाए फ्रॉम 1757 टू लेकर के 1857, ये अब तक का जो पूरा शासन था, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ, कह सकते कि किसका टाइम पीरियड था, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। और समस्या क्या थी भाई, समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि हम यहाँ पे आर्थिक दोहन कर सके। इट मीन्स कि इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें। इसी समय एक बहुत बड़ा चेंज क्या आया कि यहाँ इन लोगों ने रेलवे का डेवलपमेंट करना शुरू किया। तो यहाँ आपको देखना है कि जब भी आप बता रहे हो कि संथाल रिवोल्ट हुआ, तो थोड़ा सा क्या करिएगा कि आप इसके बारे में आप बता भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मैप के बारे में, अगर मैप नहीं भी आता है तो डजंट मैटर, झारखंड का अगर मैप नहीं भी आता है तो ये रहा राजमहल की पहाड़ी, दिस इज राजमहल की पहाड़ी है ये। और यहीं पर क्या था कि जो एक जनजाति थी यहाँ इस समय की, जो राइट नाउ आज भी ये यहीं रहते हैं, जो संथाली होते हैं, संथाली जनजातीय जो होते हैं वो यही, इनका क्षेत्र ही बेसिकली यही है। तो ये जो संथाली जनजाति थे या संथाल जनजाति, ये क्या थे भाई, ये इस क्षेत्र में रहते थे राजमहल की पहाड़ियों में। बहुत पीसफुली इनका सारी चीज़ें, यानी लाइफ जो है एक बहुत इत्मीनान से यार बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था। परिवर्तन या बदलाव या फिर कह लीजिए इनकी जीवन शैली में बदलाव कब आना शुरू हुआ, जब इस क्षेत्र में ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं। When Britishers reached in this area, especially in संथाली एरिया, उसके बाद वो क्या करना शुरू करते हैं कि जो ये जनजाति हैं उनसे सबसे ज़्यादा समस्या ये हुई कि इस टाइम पर क्या हो रहा था, रेलवे का विकास हो रहा है। किसका? डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। एक जो सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इस टाइम पर रेलवे का डेवलपमेंट चल रहा है और इनको क्या चाहिए भाई, जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें चाहिए डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, और इन्हें क्या चाहिए था, जो ब्रिटिशर्स है इन्हें चाहिए स्पेशली क्या कि मैन पावर। ठीक है ना, रेलवे का क्या हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है। और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें आवश्यकता किसकी है, इन्हें आवश्यकता है मैन पावर की। अब ये मैन पावर जो है ये कहाँ से पूरा करेंगे, इसको फुलफिल कहाँ से करेंगे, इनको इन्हीं संथाली जनजातियों से क्या है भाई कि इनको क्या करेंगे, इस कार्य में लगाएंगे। यानी इन्होंने रेलवे की जो लाइनें बिछाई जाने लगी दूर दूर तक, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें इस कार्य में लगाया। और उसके साथ साथ क्या था कि लगातार इनसे जो वर्किंग आवर भी इनका था वो बहुत ज़्यादा था। मीन्स आप काम कर रहे हैं बट बिल्कुल अनह्यूमन या कह लीजिए कि इस बिहेवियर के साथ इनसे काम करवा रहे थे, जस्ट लाइक कि इनको पेमेंट भी नहीं करना है, इनको किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी भी नहीं देनी है। तो लगातार क्या हो रहा था कि इनका एक्सप्लॉयटेशन आप कह लीजिए कि वर्क के कंटेक्स्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य के संदर्भ में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ कार्य के संदर्भ में क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कि इनका शोषण होना शुरू हो गया संथाली जनजातियों का। एंड देन आफ्टर कि देखिए है क्या कि जितने भी ट्राइबल्स होते हैं, जंगल और ज़मीन जो होता है ये उनके क्या होते हैं, बेसिक्स होते हैं। अगर आप उनसे उनकी जंगल को अगर आप छीनते हैं, इट मीन्स कि दिस इज, ये कह लीजिए ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है या भूल है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उसका मेन आश्रय स्थल है जहाँ वो रहता है। ये जितने जनजाति हैं कहाँ रहते थे भाई, जंगलों में। अब चूंकि रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है तो सारी जगह से पेड़ कटना शुरू हो गया, और जो इनका स्पेशल जहाँ ये रहते थे उस जगह पे इनका जाना अलाउड जो धीरे धीरे बंद किया गया कि अब आप अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड, कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपने उनको उनकी ही जमीन से क्या किया, काट दिया, अलग कर दिया।
अब ऐसे में होता क्या कि यहाँ जो संथाली थे, अब उनके साथ क्या कि उनके जीविकोपार्जन के लिए जो उनकी लिवलीहुड जिससे चलती थी वो चीज़ भी इन्होंने क्या की, उनसे छीन ली। अब होगा क्या ऐसे कंडीशन में, अब होगा ये यहाँ पे कि धीरे धीरे यहाँ पे एक चेंज ये भी आएगा कि भाई अब ये क्या करेंगे जो संथाली हैं, क्योंकि अब तो आप कृषि भी नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ज़मीनें छीनी जाने लगी हैं। इतना बड़ा परिवर्तन आप कर रहे हैं, इतना बड़ा चेंज लेकर के आ रहे हैं, और वो लोग जो स्पेशली इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं तो वो विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जब शुरुआत हो रही है, शुरुआत इन द सेंस किस टाइम पे, तो ये काफ़ी अब तो अपने चरम पर, मतलब कह सकते हैं आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी दोहन करने के अपने पिक पर जा चुका था, ये वो समय था। ठीक है, अब उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर यानी जो संथाल रिवोल्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या था भाई कि इसके बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन से, उसके अलावा इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो भी संथाली जो भी जिनकी भी खेती है उनको कहने लगे कि भाई आपको क्या करना होगा, आपको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू का मतलब ये है लगान देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अपनी स्पेशली क्या किया था कि भू राजस्व नीति ये लेकर के आए थे ब्रिटिशर्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, उसी के तहत वो क्या लेकर आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं, उसी के तहत महलवाड़ी सिस्टम लेकर आते हैं, एंड उसी के तहत ये क्या लेकर के आते हैं आपको, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इनका लेकिन ओवरऑल जो ये पॉलिसी लेकर के आए थे, उस जो ब्रिटिशर्स की लैंड पॉलिसी है उसमें इनका टारगेट क्या था ब्रिटिशर्स की, यानी अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति, यानी इस विद्रोह में किसकी, अंग्रेजों की, किसकी भाई, तो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, इट मीन्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ, इट मीन्स लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अब इसी के तहत यहां पर इन्होंने क्या किया, जो इनकी पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसके ही तहत ये क्या करने लगते हैं, स्पेशली संथाल क्षेत्र में, यानी इस एरिया में ये क्या करने लगते हैं, लगान वसूलना स्टार्ट करते हैं, लगान वसूलने का कार्य। ठीक है, अब इससे क्या था, चूंकि ये ऑलरेडी क्या था, काफी ज्यादा ये जो है शोषणकारी कंडीशन वाला ये था ही यहाँ पे कि भाई ये लगान जब भी लेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। वो ये भी नहीं देखेंगे कि इनके पास क्या वो कृषक या क्या ये जनजाति जो हैं, ये जो रैयत हैं, इनके पास इतना लगान जनरेट ये कर भी पाएंगे, क्या इनके पास इतनी मात्रा में खेती हो पा रही है कि ये दे पाएंगे। इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं है, सरोकार बस ये है कि इनको क्या चाहिए, लगान। अब ओवरऑल आप देखेंगे ये जो कहानी आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इनकी पॉलिसी चल रही है, और मोर देन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टू जनरेट लॉट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिस ट्राइबल्स, एंड उसके अलावा क्या कर रहे हैं, वो उनको काम में एज अ वर्क में भी क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लगा करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उनका आर्थिक दोहन कर रहे हैं, उनको उनकी जगह से इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। इन सब बातों ने मिलकर क्या किया, यहाँ की जनजातियों के अंदर लगातार रोष उत्पन्न किया, एंड फाइनली रिजल्ट क्या होता है, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देन फाइनली होता है क्या यहाँ पे कि अब, और उसके अलावा इनको इनके क्या किया, जंगलों से, यानी जो जंगल जो है यहाँ से क्या किया, जंगलों में प्रवेश से वंचित किया गया, इनको प्रवेश से वंचित कर दिया गया, नए वन कानून लगा दिए गए। क्या किए गए यहाँ पे, नए वन कानून लाए गए। अब क्या था, मुद्दा यही था कि आपने क्या किया, उनको उनकी ही जमीन से अलग कर दिया, उनको क्या किया, वहीं से आपने क्या किया, अलग कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इनकी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी जो ये लेकर आते हैं, उससे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे लगातार क्या हो रही है, समस्याएं वहाँ भी बढ़ गई। उसके अतिरिक्त इनकी जो पॉलिसी है, लगातार ये क्या कर रहे हैं, वर्क में इनको लगा कर रख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो संथाली जनजाति थे, उनका बड़े स्तर पर दोहन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, और इसी की परिणति, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको बता सकते हैं। तो इसी की परिणति अगर हम लोग बात करें, आउटकम जैसे अगर बात किया जाए, तो इसकी परिणति हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। अब ये जो लीडर्स हैं, यानी इनके ही नेतृत्व में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा संथाल रिवोल्ट क्या हो रहा है, चल रहा है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपसे इसमें जो पूछा गया है, ये पूछ रहा है उसकी गति क्या थी।
संथाल विद्रोह की गति क्या थी और उसके परिणाम क्या हुए। गति के बारे में देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। गति का मतलब ये है कि इसके बाद जैसे ही यानी 1855 में जैसे ही ये शुरू हुआ तो ये लगभग पूरा राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र के सभी संथाली क्या हो चुके थे, यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ ये एकजुट हो गए थे कि हम लोग अब जो है ये काफी हो चुका है, अब हम सब क्या है एकजुट हैं और अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो एक चीज और भी समझ लीजिएगा, यानी अब क्या है, ये तो बात थी ही, उसके अतिरिक्त एक चीज और है कि यहाँ स्पेशली ये जो संथाल परगना है, जैसे ही यहाँ पे ब्रिटिशर्स आके रहने लगे, ब्रिटिशर्स की यहाँ पहुंच हुई, इस संथाल परगना में हम क्या देखते हैं, बाहर के भी बहुत सारे लोग आते हैं। बाहर में मीन्स लाइक जैसे बंगाल से बहुत सारे लोग आके रहने लग गए, बिहार के कुछ और भी एरियाज से हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे रहने लग गए। कुछ और इंटरनल पार्ट्स में यानी दूर के जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, लाइक बड़े बड़े साहूकार और महाजन जो है, वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये उस टाइम पर तो देखिए, अगर आप देखेंगे ये सब के सब क्या हो रहे हैं, तो महाजन साहूकार, तो इनको क्या कहा जाता था, इनको लास्ट में इन लोगों ने नाम ही दिया संथालियों ने कि ये दीकू हैं। दीकू का मतलब होता है बाहरी लोग हैं। तो एनी हाउ अगर हमें प्रोटेक्ट करना है संथाल परगना को, तो हमें फर्स्टली इनको क्या करना होगा, फेंकना होगा किसे, यहाँ से निकाल करके इन दीकुओं को। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं की वजह से हो रही है। तो इन संथालियों के दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि हमें क्या करना है, इन दीकुओं को वापस करना है। ये जो दीकू हैं, एक चीज और है, ये जो संथाल परगना है इसे दामन कोह भी कहा जाता था, दामिनी कोह भी इसको कहा जाता था। दिस इज ऑल्सो नोन एज दामिनी कोह। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको क्या देख रहे हैं कि यानी ओवरऑल अब आप देखेंगे कि मनोदशा, यानी व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द संथालीज एट दैट मोमेंट, क्या स्थिति थी इनकी और ये किस प्रकार से सोच रहे थे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो संथाली हैं, यानी गति के बारे में बोले और इसके परिणाम के बारे में, तो इन्होंने क्या हुआ कि इनकी मनोदशा को अगर देखा जाए तो ये क्या था, काफी हताश और निराश वाली स्थिति है ना। कैसी स्थिति है, बहुत ही डिप्रेसिंग वाली स्थिति है, हताश है और ये काफी निराश है कि भाई ये हमारा क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, बाहर के लोग भी आकर के कर रहे हैं, अंग्रेजी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे इनके इस दिमाग में एक बात चल रही थी कि एनी हाउ हमें क्या करना है, इन दीकुओं को यहाँ से बाहर कर देना है। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि इन सब ये सब के सब मिलकर के फाइनली ये क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, संथाल विद्रोह। क्या है, संथाल विद्रोह, रिवोल्ट। अब इस रिवोल्ट के बारे में देखा जाए तो मैंने क्या कहा आपको कि ये 1855 में स्टार्ट हो रहा है और बहुत तेजी से इसने क्या किया कि इस क्षेत्र के स्पेशली जो राजमहल का क्षेत्र है, जो संथाल परगना है, वहां के लगभग सभी संथाली क्या हो चुके थे, जनजातीय एक साथ एकजुट हो चुके थे, एक साथ एकजुट हो गए थे। ठीक है, अब उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि कुछ जो यहाँ की जो इनकी जो महिलाएं थी, उनके साथ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ही व्यवहार जो है इनका अच्छा नहीं था। इस बात को लेकर के काफ़ी क्या थी, नाराज़गी थी कि इस तरीके का बिहेवियर ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप हम तक तो कर रहे हैं, अब हमारे घर की महिलाएं जो हैं उनके साथ भी आप क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। इस बात को लेके काफ़ी क्या था, धीरे धीरे एंगर और लगातार बढ़ता गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, इसका एक कारण तो ये हो गया। यहाँ पर एक कारण हम लोग और देख लेते हैं कि इसका और कारण क्या था। अब आते हैं यहाँ पर कि भाई इसके सारे डायमेंशन देखिए, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि आपको बताना होगा। राजनीतिक कारण मैंने आपको बताया ही यहाँ पे राजनीतिक कारण यहाँ समझ लीजिएगा कि इसका पॉलिटिकल कारण क्या था। व्हाट वाज द राजनीतिक कारण का मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया पॉलिटिकल रीजन। व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन में देखिए यहाँ पर बता दें, जो संथाली जनजाति होते हैं उनकी अपनी क्या होती है, बेसिकली एक पंचायत होती है जिसको कहा जाता है पढ़ा पंचायत। इसको क्या कहा जाता है, इनकी अपनी क्या होती है, एक पंचायत होती है इनकी। ठीक है, और इस पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ा पंचायत, पढ़ा पंचायत। अब प्रॉब्लम यह है क्या कि इस पढ़ा पंचायत में भी क्या हो चुका है, इनका हस्तक्षेप शुरू हो चुका था, जिससे ये लोग बहुत नाराज थे। समस्त आज भी आप देखेंगे कि झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उन सब के यहाँ आज भी आप क्या देखेंगे कि बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उनका अपना पंचायत सिस्टम होता है, यानी क्या है कि दे हैव देयर ओन क्या है, पंचायती सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनके पढ़ा पंचायत में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशली हो क्या रहा था, अंग्रेज जमींदार और साहूकारों का हस्तक्षेप। किसका किसका हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, अंग्रेजों
साहूकारों, अंग्रेजों, साहूकारों, और कौन है यहां पर? अंग्रेज हो गए, साहूकार हो गए, और कौन है यहां पर? जमींदार है। और कौन है? जमींदार है। यानी इन तीनों का क्या हम लोग देख रहे हैं यहां पर? हस्तक्षेप हो गया यहां पे, जिससे ये लोग क्या थे? काफी नाराज थे। क्या थे? काफी नाराज थे, और ये बात इन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो देखिए कुछ रीजंस जो है, जैसे अगर आप डायमेंशन जो है वो भी बताइएगा कि भाई गति जो है इनकी, तो हर क्षेत्र में हर जो कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में क्या हो रहा था? इनका इंटरफेरेंस हो रहा था और इनके द्वारा डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आते हैं, ये तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर धार्मिक कारण क्या रहे संथाली विद्रोह के, संथाल विद्रोह के धार्मिक कारण क्या रहे? व्हाट वाज द रिलीजियन, जो कह सकते हैं कि कॉज या रिलीजियस कॉज क्या था? तो धार्मिक कारण में क्या देख रहे हैं कि मिशनरियों की भूमिका, आप बता सकते हैं मिशनरियों की भूमिका जो थी, जिसके कारण क्या हो रहा था? बड़े लेवल पर धर्मांतरण या कन्वर्जन का काम हो रहा था, जिससे संथाली जनजातियों में ऑलरेडी बहुत क्या था? रोष था। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर धार्मिक कारण में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, धार्मिक कारण में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि स्पेशली क्या था यहाँ पे? मिशनरियों की भूमिका। किसकी भूमिका? मिशनरियों की भूमिका या मिशनरीज की भूमिका। आप इसको सीधा ऐसे लिखिए, रोल ऑफ मिशनरीज। आप कैसे बता सकते हैं इसको? रोल ऑफ मिशनरीज। ठीक है, ये आप बता दीजिए रोल ऑफ मिशनरी, क्योंकि इनका क्या था? फाइनली दे बहुत ज्यादा क्या था? इंटरफेरेंस हो रहा था इनका, है ना? क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था। अब इस बात को लेकर के भी क्या था? काफी रोष था भाई कि आप इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करी। एंड कन्वर्जन क्या करवाया जा रहा था? धर्मांतरण, धर्मांतरण, इट मीन्स कन्वर्जन। इससे भी क्या थे? ये लोग काफी नाराज थे। तो कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं। तो धार्मिक कारण में आप ये बता सकते हैं कि ये कॉज में एक ये भी यहाँ पे क्या था? कॉज था, जिसके कारण हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका तात्कालिक कारण, यानी जो संथाल विद्रोह हुआ इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज। अब देखिए इमीडिएट कॉज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हुआ क्या था यहाँ पर अगर संथाल विद्रोह में? तो संथालों के द्वारा यहीं पर एक दरोगा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्या हो गया कि एकदम चैलेंज, चुनौती हो गई ये अंग्रेजों के लिए कि भाई अब हमें सीधा सीधा क्या किया जा रहा है? चैलेंज दिया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दरोगा की हत्या होती है, किसके द्वारा? संथालों के द्वारा, यानी ब्रिटिश, एक कह सकते हैं आपकी ब्रिटिश जो है ऑफिशियल की हत्या, मर्डर कर दी गई। तो यहाँ पे क्या था? संथालों के द्वारा, संथालों के द्वारा क्या किया गया? दरोगा की हत्या कर दी गई। ठीक है ना, संथालों के द्वारा क्या की गई? हत्या, दरोगा की हत्या कर दी गई, जिसके कारण हम लोग क्या देख रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या होगा कि रिवोल्ट क्या हो गया? और ज्यादा, यानी ये क्या हो गया? इसकी ये रिवोल्ट जो है इसकी शुरुआत यहीं से हो गई, इस विद्रोह की शुरुआत यहीं से हो गई। ठीक है, तो ये हो गया कि यानी आप बता सकते हैं कि भाई सामाजिक कारण क्या था यहाँ पे। ओके, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल कारण क्या थे यहाँ पे संथाल विद्रोह के। उसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक बता ही दिया मैंने। धार्मिक कारण क्या थे? अच्छा, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो तात्कालिक कारण है वो क्या था यहाँ पे? ये सारे के सारा हम लोग क्या देख रहे हैं। और सामाजिक कारण मैंने आपसे बता ही दिया कि लगातार क्या हो रहा है भाई, इनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो लगातार चल रहा है, इनके साथ होने वाले भेदभाव, जिसके कारण ये लोग क्या थे? काफी नाराज थे, और इनका हद से ज्यादा क्या करना? दोहन करना या इनका आर्थिक शोषण करना, ये संथालियों के विद्रोह का क्या बना? कारण बना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई, यानी इस विद्रोह के प्रसार, गति को, जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गति, तो गति का मतलब ये हो जाता है इसका विस्तार, इसके विस्तार के बारे में पूछ रहा है। एक्सपेंशन ऑफ दिस रिवोल्ट या स्प्रेड, जो इसका कितना स्प्रेड हुआ, ये एक्सपेंशन, एक्सपेंशन या कितना स्प्रेड हुआ, ये कितना ज्यादा फैला, ये विस्तार के बारे में अगर हम लोग देखें तो देखिए विस्तार के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो सीधे सीधे इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक स्लोगन दिया, अबुआ राज। क्या नाम दिया था? अबुआ राज। अबुआ राज यानी हमारा अपना राज हो। इट मीन्स कि आवर यहां पर क्या होना चाहिए भाई? जो भी वो क्या रहा है? हमारा अपना रूल हो। अबुआ राज ये किसने दिया था? ये संथाल विद्रोह में दिया गया नारा था कि भाई हमारा अपना क्या हो? अबुआ राज मतलब क्या होता है कि हमें आप क्या करिए? अपना
अब उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली क्या था कि तत्कालिक कारण जो हो गया उसके बाद आप बता सकते हैं कि विद्रोह के प्रसार में देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे लगभग जो है 1855 में लगभग क्या एक बड़ी संख्या में सभी संथाली जो एक बड़ी संख्या में लगभग माना जाता है कि एक लार्ज नंबर था वो सभी के सभी एकजुट होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इस विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। तो विद्रोह बहुत तेजी से प्रसार हुआ। प्रसार के मामले में अगर देखा जाए तो इसकी गति मंद नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, इसकी गति मंद ना होकर के क्या है, तीव्र है। तीव्र का मतलब क्या है कि ये पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ये बहादुर हैं ही और पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, ये चुनौती भी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें था क्या, सीधा सीधी इसमें क्या कि और इसके अलावा जो इसके लीडर्स थे, लीडर्स इन द सेंस कि जैसे सिद्धू और कान्हू, इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने कारण दिया, धार्मिक कारण यानी आस्था का मामला हो गया यहाँ पर। धार्मिक कारण इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे जनजातीय धर्म को ये क्या कर रहे हैं कि उसको चाहते हैं कि वो नहीं रहे या एग्जिस्ट नहीं करे, जिसके कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो बात हमारे धर्म पर भी आंच आने वाली है। तो ये बात जब की गई तो बात यहाँ हो गई किसकी, आस्था की। यहाँ पर बात किसकी हो गई भाई, आस्था की। अब आस्था पर आप चोट करेंगे तो फिर क्या है, सारे लोग क्या होंगे, लामबंद हो जाएंगे। और वो होना था और वो हुआ भी यहाँ पे। ठीक है, वो हुआ भी। अब उसके बाद क्या क्या देख रहे हैं इन लोगों ने, यानी अब जो गति के बारे में पूछा गया है और या इसके परिणाम आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस हैं। तो अब जितने भी संथाली यानी इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों की जो भी संस्थाएं थी, अंग्रेजों से जुड़ी हुई संस्थाएं कह लीजिए, से जुड़ी हुई जगह जो भी है या संस्थाएं, ठीक है ना, कह सकते हैं कि लॉर्ड जो भी इंस्टीट्यूट्स थे विच इज रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स, तो जो भी जुड़ी हुई संस्थाएं हैं इन सब का इन्होंने क्या किया, अब विरोध करना शुरू किया। विरोध में इन द सेंस क्या किया गया, सबसे पहले रेलवे को बाधित किया गया कि भाई हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे। रेलवे को क्या किया गया, रेलवे सेवा बाधित की गई। सेकेंड थिंग इज दैट कि दूसरी बात हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इन लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पर, हाँ इसके अतिरिक्त इन लोगों ने क्या क्या किया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन, डाक स्टेशन, ये सारे के सारे जो भी जगह थे ना, डाक जो होता है डाक स्टेशन, सबको इन लोगों ने क्या किया, प्रभावित किया। सभी इनके जितने भी जगह थे अंग्रेजों के, उस जगह पे इन लोगों ने क्या किया, अपना विरोध दर्ज किया। अब ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी जो स्फूर्ति थी वो क्या थी, वो चूंकि ऑलरेडी क्या है, जनजातीय बहुत ज़्यादा क्या है यहाँ पर, एक तो स्ट्रांग भी हैं, बहादुर भी हैं, और ये लगातार क्या कर रहे थे, इसको यहाँ पे इस आंदोलन को इन लोगों ने क्या किया, बहुत तेज़ी से गति दिया और बहुत तेज़ी से फैला भी। इसके वजह से अंग्रेज़ों के बीच क्या हो गया था, काफ़ी डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोगों के साथ क्या करे, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत उल्टा पड़ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस विद्रोह को हम लोग तुरंत इमीडिएट इसको क्या करें, दबाएं। और यही हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इसमें बात आ रही है कि परिणाम के बारे में अगर आप बात किया जाए कि परिणाम क्या थी, क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, देखिए परिणाम के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यानी इस तरह से हुआ क्या फाइनली कि अब इस विद्रोह को सप्रेस करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा, इस विद्रोह को क्या किया गया, दबाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा, इट मीन्स सप्रेशन की बात की गई, सप्रेस्ड करने की। और किसके द्वारा भाई, ये सप्रेस्ड करने की बात की गई, तो ये ब्रिटिशर्स इसको स्टार्ट करते हैं सप्रेस्ड करना। ठीक है, तो ठीक है, सप्रेस्ड आप कर रहे हैं। जैसे इसके जो मेन लीडर्स हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इन सबको क्या किया गया, अब गिरफ्तार किया गया या इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इनके लीडर्स को सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि उसे अरेस्ट किया और उनको क्या की, फांसी की सजा दी। देन आफ्टर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अब देखते हैं कि ये जो था यानी संथाल विद्रोह जो था 1856 आते आते क्या हो जाता है, ये मंद पड़ जाता है। मंद इन द सेंस कि चूंकि इसके मेन लीडर्स क्या हो गए हैं, सभी के सभी मारे जा चुके हैं या पकड़े जा चुके थे। देन फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब इसके रिजल्ट पर आते हैं। यानी अब देखा जाए क्या है कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ा, इनके जो लीडर्स थे, एंड देन फाइनली अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक समय पर आकर ये विद्रोह कब मंद पड़ता है, जब इसके लीडर्स क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं या मारे जाते हैं। देन अब आते हैं इसके रिजल्ट पर। क्वेश्चन आपका पूछ भी रहा है परिणाम क्या था, तो अब यहाँ पर आ जाए परिणाम। देखिए कारण मैंने आपको बता दिया है, रिजल्ट यानी परिणाम का मतलब होता है कि इसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट क्या रहा, देखिए रिजल्ट में ये रहा, आप कुछ बातें इसमें बता सकते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजों को लगा कि नहीं, हम लोग जो है, हम लोगों को यहाँ पे संथालियों के साथ हम बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर सकते, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसलिए इसको क्या जाता है कि ये क्या था, एक ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु था। संथाल विद्रोह जो था ये क्या था भाई,
जनजातियों के संबंध में ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु सिद्ध हुआ। ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु का मतलब ये हुआ कि एक क्या क्या है, ये यू टर्न हुआ। ये क्या हम लोग देख रहे हैं, ये यू टर्न साबित हुआ। किसके लिए? यहाँ पर ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अब वो अलर्ट हो जाते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने हिसाब का करने से बेहतर है कि हम लोग क्या करें, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग करें। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक नया जो है संथाल परगना बनाया गया। रिजल्ट के तौर पे आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं, संथाल परगना। संथाल परगना, ठीक है ना, जो संथाल परगना अब तक नहीं था। ठीक है, अब तक नहीं था। ये क्या था भाई कि राजमहल की पहाड़ियों में ये एरिया था जहाँ पर सभी लोग रहते थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि संथाल परगना जो है ये भागलपुर और बीरभूम से कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया, काट करके अलग से क्या किया गया, संथाल परगना बनाया गया। तो आप बता सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, संथाल परगना का निर्माण हो रहा है किससे? तो भागलपुर और बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काट करके बनाया गया। बीरभूम और भागलपुर के कुछ क्षेत्र को क्या किया गया, काट करके बनाया गया यहाँ पे। और उसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट, ये तो हो गया, इसको लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे कि इसके साथ साथ एक बड़ा फेमस एक्ट है SPT एक्ट, इसको कहते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसको बोला जाता है। उसको इन्हें पारित करना पड़ा, तो मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। SPT एक्ट इसको कहते हैं संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यानी काश्तकारी अधिनियम। इनको लाना पड़ा ये, ठीक है, काश्तकारी अधिनियम। अब क्या था भाई ये संथाल परगना काश्तकारी? एक चीज समझिएगा, झारखंड में हम क्या देख रहे हैं कि 2 विद्रोह हुए हैं। बिरसा विद्रोह हुआ, और ऐसे तो विद्रोह बहुत सारे हुए, लेकिन जो मेजर रिवोल्ट जो है, स्पेशली इस जनजातीय रिवोल्ट्स में देखें तो एक बिरसा रिवोल्ट होता है और एक संथाल रिवोल्ट होता है। और दोनों में क्या होता है कि एक्ट पारित किए गए। एक है आपको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, और यहाँ पारित हो रहा है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट के बारे में देखिए तो अगर जहां भी इस तरह का बात अगर आता है काश्तकारी अधिनियम, इसका मतलब है कि यहाँ के काश्तकारों के बारे में पहली बार सोचा गया। काश्तकारों के विषय में पहली बार क्या किया गया, विषय में सोचा गया, यानी कि इनको क्या किया गया, इनको कंसीडर किया गया और इनके हित के लिए काम करना पड़ा। इट मीन्स इनके हितों के लिए इनको क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा। इनके हितों के लिए काम करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है सबसे बड़ा क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1856 यहाँ पे क्या है, पुलिस रूल 1856 यहाँ पर लाया गया। 1856 क्या लाया गया यहाँ पे, पुलिस रूल। 1856 का पुलिस रूल्स लाया गया, पुलिस रूल्स लाया गया। अब इस पुलिस रूल्स के बारे में अगर बात करें कि इसमें क्या ऐसा प्रावधान था जो बातें कही गई, तो इसमें यह था कि ग्राम प्रधान, चूंकि आपको अभी मैंने बताया ही था कि पढ़ा पंचायत, इनका पंचायत सिस्टम होता था, तो ग्राम प्रधान को अब क्या किया गया, इसके माध्यम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। ग्राम प्रधान को क्या किया गया, मान्यता दिया गया। ठीक है ना, मान्यता दिया गया। उसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या हो गया, ग्रामीण अधिकारियों को, यानी अगर जो ग्रामीण अधिकारी जो है इससे जुड़े हुए, उनको क्या किया गया, पुलिस का जो है दर्जा दे दिया गया ग्रामीण अधिकारियों को। यानी पुलिस की जो शक्ति होती है वो दे दिया गया कि आप देख सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, और उसके अलावा क्या है, मांझी व्यवस्था और पढ़ा पंचायत को फिर से पुनः बहाल किया गया। जो क्या था इनका, मांझी व्यवस्था, मांझी व्यवस्था जो क्या होते थे, इनके गांव के मुखिया होते थे, और पढ़ा पंचायत, और क्या है भाई, पढ़ा पंचायत, इसको पुनः क्या कर दिया गया, फिर से बहाल किया गया। जो इन लोगों ने क्या थी, मान्यता देना बंद कर दिया गया था, तो इसको पुनः क्या किया, बहाल किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, अब ये सारी बातें जब आप लिख देंगे देन फाइनली आप क्या कर दीजिएगा, निष्कर्ष अपनी तरफ से जब आप देंगे तो आपको यही बताना है यहाँ पे। निष्कर्ष तो आप जब दे ही, इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, बस आपको कंक्लूजन में क्या करना है कि बताना है कि यह जो था, यह जो संथाल विद्रोह था, यानी इसकी गति जो थी, संथाल विद्रोह की गति के कारण ही हम लोग क्या देख रहे हैं, संथाल विद्रोह की गति और यहाँ के लोगों की गति के साथ साथ क्या है, यहाँ के लोगों की जो संथाल जनजातियों की एकजुटता।
ठीक है, एकजुटता। इन सब ने मिलकर के क्या किया, पहली बार अंग्रेजों को इनके बारे में सोचने पे मजबूर किया। इट मीन्स कि आप एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं बट इतना नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे और हम बड़े स्तर पे विद्रोह करेंगे। और उस विद्रोह का परिणाम ही क्या था कि अंग्रेजों को फिर इनके लिए ही, इनके हित में क्या करना पड़ा, एसपीटी एक्ट बनाना पड़ा, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट इनको बनाना पड़ा। तो आप बता सकते हैं कि इसके परिणाम जो हम लोग क्या देख रहे थे, दूरागामी रहे। और उसके अलावा क्या था कि जनजातियों के बारे में पहली बार कंसीडर किया गया। सो दैट आप इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और इसी फ्रेम के साथ आप क्या करें, इसको बनाएं। फिर मिलते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो टू ऑल, नमस्कार, मैं शाजिया मोबीशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ आज हम लोग बीपीएससी मेंस 66 बीपीएससी मेंस में जीएस मेंस में जो इतिहास के क्वेश्चन आए हैं हम लोग उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको मैं बताऊंगी किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करना है। और जो क्वेश्चन है वो जैसा कि हम लोगों को पहले से ही पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन एक अनुमानित रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, और वैसा ही कुछ रहा भी क्वेश्चन का। तो संथाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें इस बार बिरसा विद्रोह से भी क्या किया गया, बिरसा आंदोलन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आया है। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अब बिरसा आंदोलन के बारे में। यहाँ आते हैं, हाँ आ जाइए, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा। हम लोग इस पर देखिए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कि बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा करें। इट मीन्स एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट। आप सभी लोग मेरा इंस्टीट्यूट कोड एक बार लिख लीजिएगा, HIAS 4x2। दिस इज माई इंस्टीट्यूट कोड, ये मोबीशाला पर मेरा इंस्टीट्यूट कोड है। और यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ 66वीं बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की क्या करनी है, समीक्षा करनी है। किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ, ये बिरसा आंदोलन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए बिरसा आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए क्या कि बिरसा मूवमेंट जो है ये क्यों इतना ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। और आपको इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझना है कि पहले आपको क्या करना है, इसकी विशेषता और इसकी समीक्षा। इट मीन्स आपको दो काम इस क्वेश्चन में करने हैं, प्रश्न में। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू हैव टू, इसमें इसकी विशेषता का मतलब है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि आपको क्या करना है, इसकी समीक्षा, यानी आप इसका एक तरह से क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि ये क्या था। यानी समीक्षा का मतलब ही होता है कि बेसिकली आप अवलोकन करें या फिर आप बताएं कि इस मूवमेंट का इम्पैक्ट किस प्रकार का पड़ा। समीक्षा का मतलब बेसिकली यही होता है। तो क्वेश्चन जो प्रश्न पूछा गया है कि बिरसा आंदोलन की विशेषता और समीक्षा दोनों के बारे में आपको क्या करना है, यानी विशेषता भी बतानी है और उन विशेषताओं का यानी कि बिरसा मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा ओवरऑल, आपको क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है या बताना है। इसको देखिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट में आपको बता दे रही हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को, प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए यहाँ मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताती हूँ। यहाँ आ जाए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्या है तो सबसे पहले क्या है कि जब भी कोई विद्रोह होता है तो उसके पीछे कौन कौन से रीजंस रहे हम लोग उसको देखते हैं। रीजंस में अगर देखा जाए तो जैसे कि रीजंस में कौन सी रीजन रहे, यहाँ आ जाइए। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सारे मुद्दों को हम देखेंगे। यानी इस प्रश्न में ये सारी बातें क्या है, समाहित है। सामाजिक, इट मीन्स कि व्हाट वाज द सोशल कॉजेस। ओके, सोशल कॉज क्या था यहाँ का। अब आते हैं उसके बाद से आर्थिक। नेक्स्ट क्या है आपका आर्थिक कारण। इट मीन्स कि व्हाट वाज द इकोनॉमिकल, जो कॉज क्या रहा इसका, इकोनॉमिकल कॉज क्या था। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रहा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण क्या थे। क्या था भाई, राजनीतिक कारण क्या थे। इट मीन्स कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड द बिरसा मूवमेंट। व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन, ये हो गया। यानी यहाँ पे आ गया सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट और मेंशन होगा, वो होगा आपका धार्मिक कारण।
कि व्हाट वाज द रिलीजियस कॉज, क्या था, ऐसा कोई कॉज था क्या जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ, या इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना ये। तो पहले क्या करेंगे कि इस प्रश्न को, जो क्वेश्चन पूछा गया है, कि आपको क्या करना है, इस आंदोलन की विशेषता बतानी है, और विशेषता के साथ साथ इस प्रश्न की यानी बिरसा आंदोलन की समीक्षा भी करनी है आपको, कि ये कहाँ तक ये सफल रहा, असफल रहा, और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े, ये सारी बातें ओवरऑल हम लोग को क्या करना है, ये सारी बातें देखेंगे इसमें। चलिए अब इसमें हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि फर्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट दैट व्हाट वाज द सोशल कॉज ऑफ बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट का सोशल कॉज क्या रहा था। यहाँ पर जो पॉइंट्स मुझे यहाँ पे क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, कि सोशल कॉजेज में हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सोशल कॉज में हम लोग अगर आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, सोशल कॉज में हुआ क्या था, यहाँ पर सामाजिक कारण में क्या थे यहाँ पे कारण। यहाँ पर पहली बात देखिए, छोटा यहाँ पर अगर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे इसके इमेज के कंटेक्स्ट में भी बता दे रही हूँ। रांची के आसपास का जो क्षेत्र है, ये एरिया क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज छोटा नागपुर क्षेत्र, बिकॉज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार के कारण इसको, इस क्षेत्र को, इस एरिया को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। अब ये जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन से ट्राइबल्स यहाँ पर ज्यादा थे इस टाइम पे, मुंडा ट्राइबल्स। ये किनका बेसिकली यहाँ पर कौन रह रहे हैं, मुंडा ट्राइबल्स। अब ये जो मुंडा ट्राइबल्स हैं, ओके, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी क्या हो चुके थे, अलग अलग क्षेत्रों में, झारखंड में भी, यानी उस समय, अब ये झारखंड हो चुका है फिलहाल, और इसके पहले यानी 2000 से पहले तक के बारे में बात करें, तब तक यह क्या था, बिहार का ही पार्ट होता था। तो जनजातीय रिवोल्ट में लेकिन इसका अपना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यही कारण है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, कि सामाजिक कारण में अगर हम लोग देखें, सामाजिक और कल्चरल कॉज भी इसको कह सकते हैं, सामाजिक कारण ही इसको रखें। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में क्या होने लगा, इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में। आप बता सकते हैं कि यहाँ पर छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेशली छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, एक सेकेंड आ जाइए, यहाँ पर आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो छोटा नागपुर का एरिया है, यहाँ पे इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में हो क्या रहा है, स्पेशली यहाँ पर ब्रिटिशर्स पहुंच चुके हैं, यानी इनके आगमन के कारण हो क्या रहा है, इनके साथ अब जो है, इनके सामाजिक का मतलब ये होता है कि इनके रखरखाव में पूर्व प्रचलित जो इनका जो लिविंग स्टाइल है, जो इनका रहने का तरीका है, जिस प्रकार से ये रहते हैं, इन सारी चीज़ों में क्या किया गया, कोशिश किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिशनरीज पहुंच चुकी थी। तो प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर हो क्या गया था, यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या हम लोग देख रहे हैं कि मिशनरीज जो है पहुंच चुकी हैं। अब ये जो मिशनरीज हैं, इनका कार्य क्या है भाई, इनका कार्य है धर्मांतरण, कि भाई आप कन्वर्जन करवाइए बड़े लेवल पर। अब ये कन्वर्जन के बाद पर क्या हो रहा है कि भाई हमारा अपने जनजातीय, हमारे ही इससे निकल के क्या हो रहा है, दूसरे इसमें चले ना जाए, इसका एक डर रहता है। तो सामाजिक कारण के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग देखा जाए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनका जो है स्पेशली क्या था यहाँ पे, कि इनका जो रखरखाव है, जो इनके रीति रिवाज हैं, इनके क्या है, इनके रीति रिवाज, और इन सब में हम क्या देख रहे हैं, इनका हस्तक्षेप, किसका, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। इट मीन्स कि इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन द रिलीजियस कल्ट ऑल्सो, एंड देयर ऑल्सो देयर सोशल कल्ट्स, क्योंकि जो ट्राइबल्स जो होते हैं, यानी जनजातियों के यहाँ, उनका अपना ही क्या होता है, एक सिस्टम वर्क कर रहा होता है, उनकी अपनी पंचायत होती है, उनके अलग तरीके क्या होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। इन सब में अंग्रेजों का हम लोग क्या देख रहे हैं, बड़े लेवल पर हस्तक्षेप होना शुरू हो चुका था। इट मीन्स कि दे आर इंटरफेयरिंग इन ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ मुंडाज, मुंडा लोगों के सभी मुद्दे पे ये क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया, ये एक कारण हो गया। उसके अलावा इसके बाद क्या हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक हस्तक्षेप, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको इंटरफेरेंस कह सकते हैं, कि प्रशासनिक हस्तक्षेप क्या था, किस प्रकार से प्रशासनिक हस्तक्षेप ये कर रहे थे, ये भी हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, ये भी क्या करना है, बताना है। अब इनका क्या था कि इनकी जो अपनी संरचना थी, किसकी, औपनिवेशिक संरचना जो है, औपनिवेशिक संरचना जो इनका अपना पैटर्न है, उसको ये क्या कर रहे हैं, छोटा नागपुर के क्षेत्र में क्या कर रहे थे, इसे ये लागू कर रहे हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में, सॉरी, इसे ये क्या कर रहे हैं, छोटा नागपुर के क्षेत्र में इसको प्रभावी किए कि भाई हमारा अपना ही क्या होगा, नियम चलेगा यहाँ पर,
इस तरह से। तो प्रशासनिक का मतलब ये होता है कि स्पेशली इन्होंने क्या किया कि जो आदिवासी बहुल एरिया है वहां पे ब्रिटिश लॉ लगा दिए गए। इट मीन्स कि मोस्ट ऑफ जो ट्राइबल्स एरिया है वहां पे दे इम्प्लीमेंटेड ब्रिटिश लॉज इन ट्राइबल एरियाज। तो यहां पर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्या कर रहे हैं ये लोग, कौन सा लॉज लगा दिए हैं, ब्रिटिश लॉ। अब इस ब्रिटिश लॉ के तहत क्या है भाई, इसके तहत फिर अगेंस्ट क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे क्या हो गए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। अब इस रेस्ट्रिक्शंस में क्या है भाई, रेस्ट्रिक्शंस में प्रावधान ये है कि आपको क्या है, आपको अपनी ही जमीन से क्या किया जाएगा, आपको वहां से बेदखल भी कर सकते हैं, आपको जंगल जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सारी बातें जो जनजातियों से जुड़ी होती है कि उनका जो जैसे जंगल कह दीजिए वहां नहीं जाना है आपको, हम आपकी ही एक व्यवस्था है जिसको खूंट कट्टी व्यवस्था कहते हैं। बेसिकली क्या था, इनके बीच में हम लोग क्या देखते हैं, इनका एक सिस्टम चलता है जिसको कहा जाता है खूंट कट्टी व्यवस्था, खूंट कट्टी व्यवस्था। दिस सिस्टम इज नोन एज खूंट कट्टी। अब खूंट कट्टी में देखिए होता क्या है, खूंट कट्टी का मतलब ये होता है सामूहिक कृषि, यानी कंबाइनली रूप से कृषि करना। ये यहाँ पे क्या थी, इनकी विशेषता थी, सामूहिक कृषि। अब अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, इस पे भी रोक लगाया कि आपको ये नहीं करना है, वी आर नॉट गिव परमिशन टू डू दिस, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा भाई यहाँ पे कि जब आप उनकी चलती प्राचीन जो इनकी परंपराएं हैं आप उसको क्या कर रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, जो इनका अपना पहले से चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, यानी यहाँ पर यानी मुंडा विद्रोह के बारे में अगर हम लोग बात करें कि और किस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आए थे, मुंडा विद्रोह के और क्या कारण बने। ईसाई मिशनरी का रोल मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ईसाई मिशनरी जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इनके कारण एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है। इसके अलावा इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कन्वर्जन से भी क्या थे, ये लोग काफी नाराज थे। अब इसमें रोल देखते हैं हम लोग, क्या बिरसा आंदोलन चूंकि बोला गया है तो अब आते हैं हम लोग, रोल आता है किसका, बिरसा का। ठीक है ना, बिरसा एक नौजवान युवक जो है, बिरसा जो है, इनकी भूमिका इस आंदोलन में, इनकी भूमिका क्या रही। भूमिका के मामले में देखें तो यहाँ आप क्या बता सकते हैं कि बिरसा का जो व्यक्तित्व है, यानी पर्सनालिटी जो है यहाँ पे, वो बहुत ही क्या रहा, यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा। पर्सनालिटी के बारे में अगर बात किया जाए बिरसा के, ये क्या रहा, काफी ज्यादा क्या रहा, प्रभावशाली रहा। प्रभावशाली इन द सेंस कि जो बिरसा थे वो, उन्होंने क्या कि ऑलरेडी वो हिंदू धर्म के संपर्क में आए तो उन्हें इस धर्म की विशेषताएं मालूम थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके अलावा जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जो मूल बातें हैं वो उसको जान चुके थे, अपने यहाँ के धर्म की जो विशेषता थी वो जानते ही थे। अब बच क्या गया, जब ये यहाँ पर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे कन्वर्जन का काम स्टार्ट करवाते हैं, देन वो फिर क्या करते हैं, फिर चेकआउट करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं, इनका जो मेन जो है, यानी अंग्रेजों के बारे में अगर देखा जाए तो इनका यही कहना था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें हमारी आस्था जो अब से नहीं, जो कई प्राचीन काल से चलती चली आ रही है, वहां ये चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे क्या कर रहे हैं, आस्था पर चोट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारे जो फीलिंग्स है उस पर ये क्या कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या है भाई कि यहाँ पर जो बिरसा है, इनकी जो भूमिका है वो किसकी हो गई, ये इन्होंने खुद को क्या घोषित किया, मसीहा। ठीक है, मसीहावाद के बारे में बात करें कि ये क्या हो चुके हैं, बेसिकली क्या है कि ही वॉज मैसेंजर ऑफ गॉड, ये क्या हो गए, दूत बनकर आए हैं लोगों के बीच में। एंड ये अवेयर कर रहे हैं यहाँ के लोगों को कि भाई आप क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, ब्रिटिशर्स जो है इनकी पॉलिसी क्या है, हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन या धर्मांतरण। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी धर्मों के बारे में, स्पेशली जैसे क्रिश्चियनिटी के बारे में जान रहे हैं, हिंदू धर्म की जो अच्छी बातें थी, ये सारी बातों को इन्होंने क्या किया, काफी नजदीकी से, बहुत ही इसको क्या किया, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया और उसको अपने यहाँ क्या किया, लागू किया। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये क्रिश्चियन धर्म के भी संपर्क में भी आए और वहां के लोगों की कुछ क्वालिटीज देखी, तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई ऐसा है, हम भी क्या करेंगे, सामूहिक रूप से प्रे करेंगे। तो बिरसा के बारे में अगर बात किया जाए तो सामूहिक प्रार्थना की शुरुआत की भाई इन्होंने। अब इस सामूहिक प्रार्थना में होता क्या था, सभी जनजातीय एक जगह क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं,
एक जगह कंबाइनली रूप से इकट्ठे हो रहे हैं। जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये फिर से बताएंगे, अवेयर करेंगे सभी जनजातियों को, ये देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम सबको एकजुट होना है, हम सबको आगे आना है और हमें इस अंग्रेजी शासन से क्या करना है, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यानी इसके पहले जो हम संथाल विद्रोह में क्या देख रहे थे कि अबुआ दिशुम के बारे में बात चल रही थी, अब क्या हो गया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हो और हमारा राज हो। ये किसके, ये देख रहे हैं कि यहां तक आते आते आप बता सकते हैं कि चेंज किस प्रकार से हो रहा है कि अबुआ दिशुम देश भी हो और हमारा राज भी हो। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं। उसके अलावा इन लोगों ने एक स्लोगन भी दिया कि कटोंगा बाबा कटोंगा, यानी जो बाहर से आए हैं इन सब बाहरियों को क्या करो, काटो, इन्हें अब हम लोग देखना पसंद नहीं कर सकते। तो बिरसा ने एक बहुत बड़े लेवल पे क्या किया, लोगों को एकजुट किया। उन्होंने अपने नई पॉलिसी कह सकते हैं या जो भी इन्होंने सीखा उन सारी चीज़ों को लोगों के बीच में जाके बताया कि नहीं देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको आपके अंदर चेतना को जागृत करना। अगर आप अवेयर नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी कि इन्होंने सभी को क्या किया, अवेयर किया, जितने ट्राइबल्स हैं, बताया कि देखो तुम्हारा ये, हमारा जो है, जैसे हमारा पढ़ा पंचायत है, हमारा माझी सिस्टम, ये जो भी हमारे यहाँ जो चीज़ें चलती चली आई हैं ट्राइबल्स का, ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। सो दैट हम लोगों को क्या हो जाना चाहिए कि अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो बिरसा आंदोलन में विशेषता के बारे में आपने क्या है कि आप बता सकते हैं कि बिरसा का स्वयं का व्यक्तित्व, बिरसा का मसीहावाद की जो स्थिति थी, मसीहावाद की जो आप कह सकते हैं का प्रचार प्रसार लोगों के बीच में। अब बिरसा जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अब बिरसा एक भगवान के रूप में क्या हो चुके हैं, जाने लगे हैं। बिरसा भगवान के नाम से जाना जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो चुका, एक बड़ा चेंज क्या आया कि लोगों की आस्था बहुत ज्यादा बिरसा में हो गई है। अब बिरसा जो कहेंगे लोग उस तरफ मूव हो चुके थे। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बिरसा इसमें लगातार कुछ अच्छी बातें भी करते कि देखो ज्यादा हम लोगों को क्या करना है, जो है कहीं से भी जो बुरी आदतें हैं उसको हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और जो हम लोग बेहतर जो चीजें होंगी उसको अडॉप्ट करेंगे। इट मीन्स कि सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है। सामाजिक संदेश के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सोशल मैसेज भी बिरसा दे रहे हैं यहाँ पर। अब सोशल मैसेज क्या है भाई, सोशल मैसेज ये है कि हमें अपनी सभी बुरी आदतों को क्या करना है, छोड़ना है। तो लोगों को लगने लगा कि बिरसा एनी हाउ हम लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं और हमारे ही भला करना चाहते हैं, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा बिरसा के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। अब ऐसे में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे उलगुलान यानी जो है एक तरह से क्या, इस उलगुलान कह लीजिए, ये एक तरह से क्या था, विद्रोह था जो किया गया। और बड़ी संख्या में बिरसा ने क्या किया, विशेषता के मामले में अगर देखें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। विशेषता के बारे में जब बात आएगी तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या। हाँ, आप यहाँ पे इसके विशेषता के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता क्या थी भाई, तो विशेषता क्या है यहाँ पर, विशेषता ये है कि बिरसा ने क्या किया, यानी इस पूरे छोटा नागपुर का जो क्षेत्र यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ के सभी जनजातियों को इन्होंने क्या किया, जागृत करने का काम किया। छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोगों को जागृत कर दिया, स्पेशली ट्राइबल्स को। अब जब ये क्या हो गए, जब ये एकजुट हो गए, उसके बाद से क्या हो गया कि ये एक खुली चुनौती हो गई, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। ये खुली चुनौती हो गई। अब क्या था भाई, अब धर पकड़ की प्रक्रिया शुरू हुई। अब इस अरेस्टिंग प्रोसेस में क्या हुआ, बड़े बड़े जो भी लोग इसके महत्वपूर्ण जो लीडर्स थे, ठीक है, उन सबको क्या, जैसे बिरसा मुंडा को भी क्या किया, पर अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। हालांकि एक दो बार वो बच गए, जैसे चक्रधरपुर के पास में वो बच गए थे एक बार, लेकिन दोबारा वो फिर क्या होते, अरेस्ट हो जाते हैं बिरसा मुंडा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, गया मुंडा के साथ को एक बार फिर हुआ कि भाई इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो पकड़ाए नहीं थे। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पे बता देना है कि भाई स्वरूप हम लोग क्या देख रहे हैं, जनजातीय है विद्रोह का। और उसके अलावा यहाँ पे विशेषता में क्या है कि हम ये सारी बातें बता सकते हैं कि सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, अच्छा उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, धार्मिक कारण क्या थे, और बिरसा का स्वयं का व्यक्तित्व क्या था जिसके कारण ये मूवमेंट इतना आगे जा सका। और इस आंदोलन के अगर हम लोग देखा जाए कि इसमें प्रभाव क्या पड़ा, कि इसमें हुआ क्या, कि ठीक है बेशक बिरसा जो है उनकी मृत्यु हो जा रही है जेल में, लेकिन इस आंदोलन का बिरसा जो मूवमेंट जो चला, ये देखिए कई जगह इसके बारे में अगर हम लोग देखें
कि जो बिरसा मूवमेंट, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि विद्रोह और आंदोलन में क्या होता है, अंतर होता है। विद्रोह जो है वो अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए ही होगा, लेकिन आंदोलन के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो एक लंबा समय तक चलता है। बेशक ये रिवोल्ट था, लेकिन इस रिवोल्ट के परिणाम क्या रहे, बहुत ही बेहतर है। बेहतर इन द सेंस कि जनजातियों को ध्यान में रख करके फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं, CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाना पड़ा। जब भी टेनेंसी एक्ट की बात हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस एक्ट में ट्राइबल्स को ध्यान में रख करके ही वो एक्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, CNT एक्ट में भी सेम ऐसे ही क्या हो रहा है कि देन फाइनली इन लोगों को क्या करना पड़ा कि CNT एक्ट बनाना पड़ा। यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो भी जनजातीय हैं उनको संरक्षित करने के लिए, या इनके ऊपर फिर से बाहर से लोग आकर के इनके साथ किसी तरह का कोई समस्या ना आ जाए, इस पे इन लोगों ने क्या किया कि एक दूरगामी प्लान जो कह सकते हैं कि बनाया गया। और फिर फाइनली क्या होता है कि बिरसा आंदोलन जो है, ठीक है कि विद्रोह जो है, विद्रोह की आयु बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन विद्रोह के परिणाम क्या थे, दूरगामी थे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसा कि इसमें समीक्षा की बात हुई, तो हम इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, इसका ओवरऑल समीक्षा किया जा सकता है। तो ये था बिरसा आंदोलन के बारे में जो इस बार पूछा गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नमस्कार, हेलो टू ऑल, मैं शाजिया, मोबीशाला में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं 66वीं BPSC मेंस में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है और स्पेशली इतिहास वाला जो यहाँ सेक्शन है, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि ये क्वेश्चंस आएंगे और लगभग वो क्वेश्चंस आए भी। हाँ, ये एक अनुमान ये भी था कि 1857 का रिवोल्ट भी पूछा जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछा गया इस बार विद्रोह में दोनों विद्रोह पूछ दिए गए हैं, बिरसा विद्रोह और संथाल विद्रोह। उस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, चर्चा कर दिया है उस पर। अब आते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है आपका कि चंपारण सत्याग्रह वाज अ वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। बताना है आपको चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। आप सभी लोग, यहाँ मैं ये बता दूं कि मैं मोबीशाला पे हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट कोड आप सब लिख सकते हैं इसमें, HIAS 4x2। चलिए यहाँ आते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एंड क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन ये है चंपारण सत्याग्रह। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, यू हैव टू इलेबोरेट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। आपको इसके बारे में बताना होगा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया कि ये स्वाधीनता संघर्ष, इट मीन्स कि जो हमारा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था उसमें यह एक टर्निंग पॉइंट रहा। कैसे रहा आपको बताना है, स्पष्ट करना है, इवैल्यूएट करना है कि क्या वाकई में चंपारण सत्याग्रह ने निर्णायक भूमिका निभाई थी या नहीं निभाई थी। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ बातें देखें क्या था इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है ये भी बता दूं। सबसे पहले तो ये है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। देन आफ्टर आपको करना क्या कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में व्हाट इज द रोल ऑफ चंपारण सत्याग्रह, एंड देन उसके बाद क्या है यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। स्पष्ट इन द सेंस कि इसके पहले यानी 1917 से पहले जो भी आंदोलन हुए, सपोज दैट कि इसके पहले एक ही आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं जो हुआ था, जो मेजर इंपॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हैं, 1905 के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट भी चल रहा है। तो इन सब आंदोलनों के बाद यानी ये जो दौर गुजरा, इसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा है, तो इसने कौन सा ऐसा निर्णायक भूमिका निभाई इसने, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्वाधीनता संघर्ष में इसको मानते हैं कि इसके कारण क्या हो रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट आया और कैसे आया। चलिए आते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेनली आपको क्या है कि मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी मेंस के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उस प्रश्न को तोड़ें, और प्रश्न पूछ क्या कर रहा है, बेशक आप 2 मिनट का पॉज लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले प्रश्न को समझ लें। ये नहीं कि पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, ऐसा काम नहीं करना है, इससे बचना है। एग्जाम में भी अगर आप हैं तो 2 मिनट सोचें कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर चंपारण सत्याग्रह पूछ रहा है, इट मीन्स कि रोल ऑफ महात्मा गांधी उसमें हिडन फॉर्म में है, यानी आपको महात्मा गांधी के बारे में भी क्या करना है, बताना है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं कि इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जैसे अगर अब आते हैं यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक
ठीक है। अब इसके पीछे अगर क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सत्याग्रह था इसके पृष्ठभूमि थोड़ा सा आप क्या करेंगे बता देंगे। और हाँ, एक चीज और है, चूंकि हम बिहार का मेंस लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है, क्या कर रहे हैं, बिहार का मेंस है ये हमारा, तो बिहार के बारे में और इससे जो जुड़े हुए लीडर्स हैं, स्पेशली जो गांधी जी के साथ वहां पर इनके सहयोगी रहे थे, आपको उनके बारे में भी क्या करना होगा, बताना होगा कि बिहार का जो है कि बिहार के कौन कौन से जो वहाँ के जो लीडर्स थे इससे जुड़े थे। और स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में भी आपको क्या करना है, बताना है कि किसान आंदोलन, यानी जो किसान आंदोलन एक तरह से मूवमेंट शुरू हुआ, क्या बाद में भी उसका कुछ रोल रहा, स्वाधीनता संघर्ष में तो आप बताएंगे ही बताएंगे, साथ में थोड़ा सा इसको आप क्या करेंगे, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा आपको क्या करना है कि ये भी बताना है कि भाई बिहार में क्या रहा इसके बाद किसान आंदोलन की भूमिका। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। तो पृष्ठभूमि चंपारण अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि इस आंदोलन से जुड़े कौन है, इस आंदोलन से जुड़े हैं महात्मा गांधी। अब गांधी जी के बारे में अगर देखा जाए कि यहाँ अगर गांधी जी से जुड़े हैं इस मूवमेंट से, तो इस आंदोलन को इट मीन्स कि अगर ये आंदोलन जहां पहले एक बिहार के एक सीमित क्षेत्र, इट मीन्स कि बिहार के बारे में देखें तो बिहार में कौन सा जो एरिया है, स्पेशली जो उत्तर बिहार है, नॉर्थ बिहार है, वहां पर क्या हो रहा है, ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। तो बिहार का एक सीमित क्षेत्र है जहां पर ये आंदोलन हो रहा था, और इस सीमित क्षेत्र में हो रहे आंदोलन को, या जो यहाँ पे जो लोग लगातार एफर्ट्स कर रहे थे कि भाई ये बात हमारी आगे तक जाए और बड़े लेवल पे लोग इससे जुड़े, तो फाइनली जब इससे महात्मा गांधी जुड़ जाते हैं या गांधी जी जैसे ही इससे जुड़ते हैं, इस आंदोलन का स्वरूप कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट मीन्स कि अगर इसको हम लोग अगर ये कहेंगे कि अब ये बिहार से निकल करके ये आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में देखा गया, चंपारण सत्याग्रह, यानी आप अभी भी मैं बता दूं कि कहीं भी आप कहीं भी चले जाएं, एवरीबडी नो अबाउट चंपारण, कि चंपारण क्यों फेमस है, बिकॉज गांधी जी इससे जुड़े हुए थे, और ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिससे आप कह लें कि भारत में गांधी जी का ये पहला सफलतम प्रयास था, या गांधी जी की पर्सनैलिटी जो पहले ही ऑलरेडी बन चुकी थी दक्षिण अफ्रीका में, जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं और चंपारण सत्याग्रह का जब आंदोलन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक हीरोइक पर्सनैलिटी सामने आती है, नेतृत्वकर्ता, लोगों को लगता है कि हमें लीडरशिप मिल गया, और ये जो व्यक्ति हमसे जुड़े ये हमारे साथ क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे सभी मूवमेंट्स को एक दशा और दिशा अब मिलने वाला है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांधी जी का खुद का व्यक्तित्व इस आंदोलन के पीछे, और उसके साथ साथ क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि एक कह लीजिए कि राष्ट्रीय नेता जो है, एक नेशनल लीडर की जो भूमिका है, या नेशनल लीडर की जो कह सकते उत्पत्ति, इमरजेंस भी इसके साथ साथ हो रहा है। यही कारण है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है कि हर मायने में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डिफरेंट है। चलिए अब यहां पर आते हैं हम लोग क्या है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम बताएंगे कि इसमें क्या इसका पृष्ठभूमि था। जैसे स्पेशली क्या है, अगर हम लोग देखिए बिहार के बारे में अगर आप बता रहे हैं, तो बिहार में कौन सा एरिया, स्पेशली ये क्षेत्र जो है चंपारण का जो बेल्ट है, चंपारण में जो यहाँ पर क्या था भाई, 3 कठिया सिस्टम था, 3 कठिया इसको बोलते थे। और इस सिस्टम पे क्या था कि यहाँ पे आपको 3 मतलब जितनी भी आपकी भूमि है उस पे क्या करना है, उसके 3 कट्ठे पे क्या करना है आपको, यानी 3/20 का रेशियो इन्होंने रखा था, आपको इस पे नील की खेती करनी है। समस्या ये था कि नील की खेती करने के बाद उस भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, फिर वो भूमि खेती कृषि करने लायक रहती नहीं थी, और इन कृषकों की स्थिति लगातार क्या हो जा रही थी, बहुत ज्यादा दयनीय हो जा रही थी। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो स्पेशली जो यहाँ अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, जानबूझकर नील की खेती करवाई जाती थी कि भाई आपको खेती करना ही करना है। तो आप जो जानबूझकर हमसे खेती करवा रहे हैं और हमारी खेती की उर्वरता भी समाप्त हो जा रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या हो जा रही है कि देन जो एक फार्मर है, नाउ ही कन्वर्टेड इनटू अ लेबर। अब वो जो कृषक था वो क्या हो चुका है, एक श्रमिक में तब्दील हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। अब ऐसी दशा में क्या कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के एक लोकल कह लीजिए कि यहाँ के क्षेत्रीय एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अब राजकुमार शुक्ल जो हैं उन्होंने लगातार प्रयास किए, और वो प्रयास करके कहाँ पहुंचते हैं, गांधी जी तक। 1916 के लखनऊ पैक्ट में राजकुमार शुक्ल मिलते हैं किससे, गांधी जी से, और वो कहते हैं, बताते हैं कि चंपारण की क्या क्या समस्याएं हैं, आप प्लीज कंसीडर करिए। देन हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके बाद गांधी जी कहां पहुंचते हैं, चंपारण। अब इस चंपारण सत्याग्रह जो अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है, जो गांधी जी ऑलरेडी दक्षिण अफ्रीका में क्या कर चुके थे, वहां पे सत्याग्रह मूवमेंट चल चुका था, वहां उन्होंने उसे वहां पर उन्होंने क्या है सफलतम तरीके से उसे चलाया सत्याग्रह।
इट मीन्स सत्य के साथ आग्रह करना, यानी हम कहीं पे कोई वायलेंस नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम स्ट्रांगली अपनी बात को रखेंगे। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांधी जी जो है लगातार, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांधी जी जो लगातार क्या कर रहे हैं कि चंपारण के कृषकों के साथ जो भी समस्याएं हो रही थी उनके लिए ये स्ट्रांगली क्या होते हैं, खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं कि नहीं ये इनके साथ गलत हो रहा है एंड एनी हाउ वी हैव टू चेंज दिस कंडीशन, हमें इस कंडीशन को चेंज करना होगा। तो देखिए है क्या कि आपको इसमें करना क्या है, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जो आप लोगों ने, जो भी लोग आंसर इसका करेंगे, आंसर राइटिंग, कि आपको इसमें करना क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे पूछा गया है कि ये निर्णायक मोड़ था, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले यानी आप स्टार्ट कहां से करेंगे, तो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विथ पृष्ठभूमि, इट मीन्स आप बैकग्राउंड उठाएंगे इसका, है ना, इसका यहाँ क्या करेंगे, बैकग्राउंड उठाएंगे। अब बैकग्राउंड के बाद आप क्या करेंगे, इसी में आप बताएंगे क्या कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा था चंपारण में, ऑलरेडी 3 कठिया। देखिए क्योंकि इस प्रश्न में आपको गांधी जी के बारे में भी बताना है, इस प्रश्न में आपको चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार अन्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कंपैरेटिवली इसके पूर्व जो चल रहे थे कैसे अलग था ये भी बताना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि भाई आप पहले क्या करिए, इसकी 3 कठिया सिस्टम का क्या था, बैकग्राउंड आप बता दीजिएगा कि भाई यहाँ पे क्या था। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, राजकुमार शुक्ल के बारे में आप बता दीजिए कि भाई इनकी क्या भूमिका रही, काफी अग्रणी रहे ये इसमें। देन उसके बाद आप बताएंगे क्या कि चंपारण सत्याग्रह जो है, यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो सत्याग्रह का जो प्रयोग है पहली बार भारत में, इसका फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड इन इंडिया। ये क्या हुआ है, भारत में प्रयोग हुआ है, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और ये कहाँ किया गया है, चंपारण में इसका प्रयोग किया गया है। कहाँ किया गया, चंपारण में। तो ये जब पृष्ठभूमि आप बता देंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई यहाँ पर उसके बाद से क्या होता है कि इससे, इस आंदोलन से गांधी जी का कैसे जुड़े, गांधी जी का जुड़ना, और साथ में क्या होता है कि यहाँ के लोकल जो लीडर्स थे, यानी कि यहाँ के जो अन्य जो क्षेत्रीय जो नेता थे, क्षेत्रीय राष्ट्रवादी जो नेता थे, यहाँ पे क्षेत्रीय राष्ट्रवादी जो भी लीडर्स थे, इनके साथ गांधी जी का कोलैबोरेशन, ठीक है, इनके साथ गांधी जी का कोलैबोरेशन। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, यानी चंपारण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांधी जी का रोल, क्षेत्रीय राष्ट्रवादी नेता, कोलैबोरेशन हो गया। और उसके अलावा हम लोग फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इनका जो कोलैबोरेशन हुआ, और फिर यहाँ पर क्या है कि इस आंदोलन में व्यक्तित्व के तौर पर गांधी जी का जुड़ना कैसे निर्णायक रहा, निर्णायक कैसे रहा भाई कि व्यक्तित्व के तौर पर, यानी अगर हम लोग देखें यहाँ पे व्यक्तित्व के मामले में निर्णायक का मतलब होता है कैसे ये यू टर्न साबित हुआ, कैसे ये यू टर्न साबित हुआ, गांधी जी का इससे जुड़ना, इस आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से। तो जब आप ये बता रहे हैं तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि भाई चंपारण सत्याग्रह जो है, यानी नीलहों की जो भूमिका थी और किस प्रकार से यहाँ के जो कृषक हैं, जो यहाँ के जो रैयत थे, वो कितना ज्यादा क्या थे, परेशान थे। तो इसके अलावा आप ये भी बताएंगे भाई नील, जो आपने पहले मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे नील की खेती के क्या ड्रॉबैक्स थे, आपको उसको थोड़ा सा क्या करना होगा, बताना होगा। नील की खेती के क्या थे दुष्परिणाम, हाँ दुष्परिणाम क्या करना होगा आपको। दुष्परिणाम का मतलब ये होता है कि जो भी नील की खेती है उसका दुष्परिणाम क्या है, ये क्या करना है आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसका नेगेटिव चीजें थी नील की खेती के, जिसके कारण यहाँ पर गांधी जी को आने की जरूरत पड़ गई। और फिर इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इसके पहले, यानी इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसके पहले, यानी जब चंपारण में जो ये मूवमेंट चल रहा है, एंड कैसे फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि चंपारण, यानी ब्रिटिशर्स को गांधी जी का दबाव इतना पड़ा कि फाइनली क्या होता है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी क्या होने लगी, बनाई गई, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई गई, एग्रीगेरियन ये कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी का सदस्य किसको बनाया गया, इसका सदस्य बनाया गया गांधी जी को। अब जब गांधी जी को इसका सदस्य, यानी इससे जुड़े हुए गांधी जी भी थे, एंड फाइनली जो रिपोर्ट आई, यानी जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा कि भाई इस सिस्टम को आप चेंज करें, बदले में 25% आपको और क्या करना है, यहाँ पे इनको हरजाना के तौर पे आपको देना है। तो ये हो गया इसके पीछे की बातें कि भाई ये चीजें आपको क्या करनी है, डिफाइन करनी है। लेकिन हम लोग इम्पैक्ट के बारे में अब जैसे बात करें कि चंपारण सत्याग्रह कैसे निर्णायक रहा, ये बात इसमें क्या है, क्वेश्चन में जो फोकस किया गया है, ये ध्यान रखना है कि कैसे ये निर्णायक रहा। तो निर्णायक के कंटेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन है कि ये एक क्या था, निर्णायक मोड़ था,
ये एक निर्णायक मोड़ था, है ना, यू टर्न था, ये क्या था, ये निर्णायक मोड़ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है कि इसके बारे में देख लीजिएगा। टर्निंग पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इसमें सीधी सीधी बात आपको क्या करनी है, जोड़नी है। सबसे पहले क्या है, गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की भूमिका, यानी अगर हम लोग बात करें कि नेतृत्वकर्ता जो है हम लोगों को कैसे मिल चुके हैं, यानी एक प्रमुख व्यक्तित्व जिसको कह लीजिए, या फिर जो बहुत ही क्या है पॉपुलर एक पर्सनालिटी यहाँ पे क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, पॉपुलर पर्सनालिटी से क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और उसके अलावा क्या कि यह जो अब चंपारण सत्याग्रह जो है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये एक अब चंपारण सत्याग्रह जो था ये क्या हो चुका है, अब सीमित क्षेत्र से निकल करके अब एक सीमित क्षेत्र से ये बाहर आ गया और ये क्या हो चुका है, अब ये अखिल भारतीय स्तर का एक क्या हो गया, ये मूवमेंट हो गया। कैसे, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आकर के जुड़े। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि और भी महत्वपूर्ण लीडर्स आकर के जुड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण लीडर क्या हुआ इससे जुड़े। अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप क्या करेंगे, बताएंगे किस प्रकार से इसमें चेंजेस आया और क्या क्या चीज़ें हुई। यानी इसके पहले आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको बता देनी है। जैसे अगर हम लोग बात किया जाए तो आप बताइए कि 1905 में और 1916 में भी मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन चंपारण सत्याग्रह में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फेमस पर्सनालिटी भी आए और जो सोचा गया था रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया। यानी कि क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों को झुकना पड़ा, माननी पड़ी उस बात को, और वो क्या होता है कि जो उन्होंने ठाना वो पूरा हुआ, यानी उनका सत्याग्रह जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, सफल रहा। तो चंपारण सत्याग्रह का महत्व इसलिए भी है कि सत्याग्रह का सबसे ज्यादा हम क्या देख रहे हैं कि प्रयोग अब इसके बाद सभी आंदोलनों में किया जाने लगा। यानी सत्याग्रह जो गांधी जी की जो थ्योरी थी वो हर जगह क्या हो रही है, अब लागू हो रहा है। तो इस सत्याग्रह जो है यह हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत ही निर्णायक रहा चंपारण के कंटेक्स्ट में। तो ओवरऑल जब आप आएंगे कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा, कंक्लूजन में आप इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, ये चीजें बताएंगे। और उसके अलावा हम लोग क्या करना है, जब स्पष्ट करने की बात आए तो आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ही क्या देख रहे हैं कि स्पेशली किसानों के संबंध में सुधार की जो कोशिश है वो की जाने लगी। और इसके बाद आप देखिएगा कि लगातार क्या हो रहा है, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली हो रहा है। तो ये हम लोग धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि लगातार चेंज करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार से ये क्या था, अलग था और महत्वपूर्ण भी रहा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तब तक के लिए फिर धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हेलो टू ऑल, मैं शाजिया मोबीशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर हम 66वीं बीपीएससी मेंस में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, और किस प्रकार के इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाए यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि अपना मेरा जो सबसे पहले मेरा मोबीशाला का जो इंस्टीट्यूट कोड है ये देख लीजिएगा, HIAS 4x2, ये मेरा क्या है, इंस्टीट्यूट कोड है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ चीजें देख लीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डिस्कस नेहरूज व्यूज ऑन कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। पूछा गया कि जो सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना करें। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि नेहरू जी के क्या विचार थे, वो आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि नेहरू जी क्या सोचते हैं सांप्रदायिकता पर, और उसके अलावा जो है नेहरू जी के कह लीजिए कि नेहरू जी धर्म निरपेक्षता पर यानी सेकुलरिज्म पे नेहरू जी के क्या विचार थे, ये क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए है क्या कि नेहरू जी का कुछ मामले में आपको क्या करना है कि अगर ये थ्योरी अगर बतानी है आपको, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, इट मीन्स क्या है कि जैसे हम लोगों को कुछ पर्सनैलिटीज पढ़नी थी जिसमें नेहरू जी भी पढ़ना है, तो नेहरू जी से ही क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन को तोड़िए जिसमें क्या है आपको सांप्रदायिकता, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। तो नेहरू जी जो हैं, जो कि हमारे क्या थे, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने उस वक्त आप देखेंगे कि क्या है कि इनकी थ्योरीज जो है, इनकी सारी थ्योरीज जो है, क्या इनकी सोच समाजवाद पे है, राष्ट्रवाद पे इनकी थ्योरी क्या है, ये सारी बातें हम लोग क्या है इस पे देखेंगे कि ये क्या सोचते थे। ठीक है, ये क्या सोचते थे नेहरू जी को, और भी इसमें अगर देखा जाए तो कि नेहरू जी का क्या इसमें विचार था। देखिए अगर सीधी सी बात करें कि नेहरू जी बेसिकली कौन सी विचारधारा को मानते थे, समाजवाद। किसको मानते थे, सोशलिज्म को, सोशलिज्म को। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको ये भी देखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे।
ठीक है, आईएनसी इससे क्या है, ये जुड़े हुए थे। विचारधारा क्या है इनकी, शुरू से क्या है भाई, ये लिबरल है। विचारधारा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे क्या कि ये कहाँ पर है, लिबरल है। और देखिए लिबरल अगर हैं तो इट मीन्स कि इनके जो भी विचार होंगे वो कम से कम, लिबरल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि नेहरू जी के विचारों के अगर संदर्भ में देखा जाए तो एक राष्ट्र को किस प्रकार से सभी लोगों को अपने साथ लेकर चला जाए, ये सारी बातें समाहित है। क्योंकि क्या है यहाँ पे, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि देखिए है क्या कि अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा क्या है सांप्रदायिकता है और कहीं पर भी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा क्या है अपने धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो अदर धर्म के जो लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो हमेशा क्या होता है, सेकुलरिज्म जो होता है इस मामले में क्या होता है कि हर जगह ये काम आता है, क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता के संदर्भ में अगर हम लोग देखें कि नेहरू जी के विचार क्या थे यहाँ पे, अब इनके विचार इनके शासनकाल से ही आप समझ सकते हैं। सांप्रदायिकता के बारे में अगर देखा जाए, नेहरू जी के विचार, इनके थॉट्स क्या थे, ठीक है, विचार अगर देखें सांप्रदायिकता के कंटेक्स्ट में, देखिए सीधी सी बात है, चूंकि क्या है इनके एक मस्तिष्क में चल क्या रहा है कि भाई राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना है। और करना क्या है यहाँ पे, जो उस समय क्या था कि उस जो आवश्यकता भी आप कह लीजिए कि किस बात की आवश्यकता थी भाई, तो आवश्यकता सबसे ज्यादा क्या थी कि सभी को लेकर चला जाए, है ना, सभी को साथ लेकर चलना, साथ लेकर चलना। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि ये मतलब इनको सबसे ज्यादा सानिध्य किसका प्राप्त था या किसके साथ ये सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, तो गांधी जी के साथ, ठीक है, किसके साथ, गांधी जी के साथ। तो था क्या कि प्रभाव किसका है इनके ऊपर, इनका भी बहुत ज्यादा है ना, प्रभाव क्या है, इनका भी बहुत ज्यादा है कि भाई हमें क्या है कि अगर बात किया जाए, देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है बेसिकली अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप अपनी समझ से इसको हैंडल करना था, इस क्वेश्चन को। क्योंकि है क्या कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म अगर कहीं भी आ जाता है, देखिए इसी टाइम पर क्या हो रहा है, 1947 में हम लोग क्या देख रहे हैं, पृथक पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि मुस्लिम लीग के थ्रू इस तरह के क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे थे, जिससे फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि भाई ठीक है, अब आप सेपरेट पाकिस्तान ले लीजिए। और उसके बाद से क्या होता है कि एक स्वतंत्र जो है हम भारत हमारा उसके बाद स्वतंत्र होता है। और उस पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो सांप्रदायिकता के मामले में अगर देखा जाए तो अगर आपसे बोला जाए कि क्या नेहरू जी सांप्रदायिक थे, ये पूछने की जरूरत नहीं, इनके विचारों के बारे में देखें तो सीधी सी बात है। देखिए इनका मानना था, जो थॉट्स को ये फॉलो कर रहे थे, दैट वाज सोशलिज्म। वो किसको फॉलो कर रहे हैं, समाजवाद को। और समाजवाद वगैरह इसकी जो थ्योरी होती है ना, ये क्या होती है, स्पेशली किस पर निर्धारित होती है कि भाई हमको क्या करना है, सभी के साथ क्या करना है, बराबरी से भी बिहेव करना है और सभी को जो भी संसाधन है उसका वितरण क्या हो, बराबरी रूप से हो, ठीक है, सभी को क्या हो, उसका वितरण क्या हो, बराबरी रूप से हो। तो ये क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ बातें जो समझनी है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं स्पेशली कि नेहरू जी की कंटेक्स्ट में कि सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम तटस्थ रहेंगे, किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, हम उसको प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे। तो एक बेहतर राष्ट्र बनाने की चूंकि जिम्मेदारी थी, अंतरिम सरकार में ये ऑलरेडी क्या होता है, इनको बागडोर मिल चुकी थी। तो अब इनके विचारधारा के बारे में देखिए तो ऑलरेडी क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि इनके दर्शन को अगर देखा जाए तो, अगर इसके मामले में अगर देखा जाए तो इनके अगर फिलॉसफी को देखा जाए तो बिल्कुल भी सांप्रदायिकता को, जैसे अगर बात करें कम्युनलिज्म, तो नहीं, अगर कहीं भी किसी देश में सांप्रदायिकता है तो उस राष्ट्र का निर्माण जो है नहीं हो पाएगा ढंग से, या राष्ट्र इससे क्या होता है, कमजोर होता है। राष्ट्र क्या होता है, इससे कमजोर होता है। और अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो फिर क्या होगा कि इससे क्या होगा कि वो राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या है, सांप्रदायिकता से ही क्या होंगे, सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे, और अगर अलग अलग हो जाएंगे तो एकजुट होकर के एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है, चूंकि क्या है, किसी एक देश में अलग अलग धर्मों के क्या है, सभी लोग हैं। नेहरू जी के विचार हैं ये अलग अलग धर्मों के क्या है, सभी लोग हैं। अब जब सभी लोग हैं अलग अलग धर्मों के, तो इनको क्या मिलना चाहिए, इनको भी मौका मिलना चाहिए, है ना, इनको भी क्या होना चाहिए, इनको भी मौका मिलना चाहिए कि भाई ये क्या हो सके, आगे आए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए नेहरू जी के विचारों में, स्पेशली देखिए इनका जो कम्युनलिज्म के बारे में जो थ्योरी पूछा गया है, और जो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्र इसके सेकुलरिज्म के बारे में पूछा गया है, तो हम इन दोनों संदर्भों को नेहरू जी के राष्ट्रवाद की थ्योरी से जोड़ करके बता सकते हैं कि नेहरू जी राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि नेहरू जी राष्ट्रवाद को लेकर के क्या इनके विचार थे, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए है क्या, एक चीज और देखिएगा, जैसे मैंने क्या कहा कि अगर आपसे ये पूछा है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिफाइन करना होगा किसके बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में भी, नेशनलिज्म के बारे में भी, क्योंकि कोई भी नेशन में ही फिर ये सब चीजें क्या होंगी, डेवलप होती हैं, डिपेंड करता है। तो ये क्या है, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को लेकर के क्या है, तो ये यूरोपीय राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे, यूरोपीय राष्ट्रवाद से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर, लगभग इनका जो आप देखेंगे तो इनका क्या आप देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी विचारधारा, चूंकि ये इनका क्या कहना था कि भाई हम जो है पाश्चात्य जो राष्ट्रवाद की धारणा है हम उससे क्या है काफी ज्यादा प्रभावित है। तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि क्या होना चाहिए, एक राष्ट्र को मजबूत क्या करता है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, समानता, इक्वालिटी, बंधुता, ब्रदरहुड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी नेशन को डेवलप होने में किस किस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लोकतंत्र में लोकतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए और बंधुता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इनका ये था इन्होंने साफ कहा कि कट्टर और जो है यानी हम किसी भी चीज में ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते हैं, हाँ हम किसी भी चीज में क्या है ऑर्थोडॉक्स नहीं हो सकते हैं, कट्टर नहीं होना चाहिए और धार्मिक राष्ट्रवाद कतई भी नहीं होना चाहिए। नेहरू जी इसकी आलोचना करते हैं कि ऐसा जो है राष्ट्रवाद नहीं चाहिए हमें। तो इसका मतलब क्या है कि नेहरू जी सीधा सीधी कहते हैं कि भाई यूरोप में जो क्रांतियां हुई थी और वहां पर जो नेशनलिज्म की जो विचारधारा थी, हमें लगता है कि राष्ट्रवाद जो है यानी धर्मनिरपेक्षता और स्पेशली सांप्रदायिकता, ये दोनों चीजें क्या है एक राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आपको इस आंसर में थोड़ा सा राष्ट्रवाद ही बताना है, थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता और जो है आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता, इन दोनों के बारे में। सांप्रदायिकता क्या करती है, कमजोर करती है। तो ये इन सब पे नेहरू जी ने अपने क्या विचार दिए कि ये जो है ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि किसी राष्ट्र को अगर मजबूत करना है तो हमें क्या करना है, समानता, बंधुता और लोकतंत्र की मजबूती में लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब ये सारी एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, जिसमें समानता हो, बंधुता हो और ये सारी चीजें हम लोग सभी को समान अवसर मिले। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो टू ऑल, मैं शाजिया मोबीशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ 66वीं बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं बात करूँ यहाँ पे। और हाँ, इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आप यहाँ पर मेरा कोड देख लीजिएगा, HIAS 4x2। क्या है ये, HIAS 4x2। पटना जो है क्वेश्चन है कि ब्रिंग आउट द मेन फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको क्या करना है, इसके जो मेजर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको बताने हैं। तो फर्स्टली आप शुरुआत कहां से करेंगे, चलिए बिना समय गवाए मैं यहाँ पर आपको क्या कर रही हूँ, पटना कलम की के बारे में आप क्या करेंगे, बताएंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले बताइएगा। पृष्ठभूमि इन द सेंस कि पटना कलम जो है ये किस कारण विकसित हुआ, ठीक है, और किन परिस्थितियों में विकसित हुआ। विकसित हुआ भी तो किस परिस्थितियों में, ओके, हाँ, विकसित हुआ भी तो क्या है, किन परिस्थितियों में ये डेवलप हुआ, पटना कलम। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पटना कलम के बाद अगर हम लोग देखें कि पटना कलम में और क्या बातें थी, पृष्ठभूमि अगर बताएंगे तो उसके बाद आता है संरक्षण, यानी इस पटना कलम को किसने संरक्षण दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, संरक्षण, यानी हु वाज द पैट्रोनेज ऑफ दिस पेंटिंग, हु वाज द पैट्रोनेज ऑफ दिस पेंटिंग, ओके। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद क्या है कि पैट्रोनेज के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे जुड़े हुए जो इसकी चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है, यानी पेंटिंग्स के क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताने हैं आपको। तो इसकी क्या है मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता यानी पेंटिंग से जुड़ी हुई क्या है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या बातें हैं हमें ये बतानी है, मुख्य विशेषता। नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं कि पटना कलम जो है इसके पतन का कारण क्या रहा, ये सारी बातें आपको क्या करनी है, बतानी है। थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, देखिए मेन फोकस आपको करना है इसकी मेजर जो विशेषताएं हैं, यानी पटना कलम की बारीकियों को आपको क्या करना है, बताना है। इसको मैं थोड़े से मैं क्या कर रही हूँ, फटाफट आपको समझा दे रही हूँ जैसे कैसे आप करेंगे इसमें। अब इसकी मुख्य विशेषताएं, यहाँ आ जाइए, मुख्य विशेषता।
मेजर जो इसके फीचर्स थे क्या थे यहाँ पे, मुख्य विशेषता। देखिए मुख्य विशेषता में हम लोग क्या देख रहे हैं, पटना कलम अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली क्या था कि उस समय पे जब मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा था, 18th सेंचुरी में जब डिक्लाइन हो रहा होता है मुगलों का, तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइग्रेट करते हैं रोजगार की वजह से, और कुछ लोग जो यहाँ से माइग्रेट यानी कि जब यहाँ से पलायन करते हैं तो वो कहाँ पहुँचते हैं, पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में। जब ये वहाँ पहुँचते हैं पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इनको संरक्षण कौन देता है, इनको संरक्षण देते हैं कौन, अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज। थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दीजिएगा कि 18th सेंचुरी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है, और उसके अलावा क्या है कि इसमें यहाँ पे क्या है कि इस कला को संरक्षण अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। अच्छा, एक इसकी विशेषता और है यहाँ पे कि स्पेशली जो मजदूर और कामगार वर्ग था, यानी ये ऐसा नहीं कि कोई राज दरबार में ये पेंटिंग डेवलप हुआ है। इस पेंटिंग के डेवलप होने का कारण क्या था कि मजदूर वर्ग, कामगार वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन सब के द्वारा क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। यानी इसमें रोल हम लोगों को किसका दिखता है, इनका दिखता है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है पटना कलम की, सिंप्लिसिटी। क्या है, सिंप्लिसिटी, यानी क्या है, बहुत ही साधारण तरीके से, यानी आपको कुछ भी कहते हैं ना, बहुत लैविश लाइफ किसी की हो, बहुत ठाट बाट दिखाया गया हो, तो पटना कलम में हमें वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। यथार्थता, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है, ये पेंटिंग यथार्थ पेंटिंग है। यथार्थ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ ये जुड़ी हुई हैं चीजें, किससे, यथार्थता से जुड़ी हुई हैं। कहीं से भी पेंटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगा कि हाँ भाई जो पेंटिंग है वो क्या है कि बहुत तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल क्या है, वास्तविक है और यथार्थ है। पेंटिंग कैसी है, वास्तविक है और यथार्थ है। इनकी जो सामान्य, इनकी जो जीवन शैली है, जो इनकी जीवन शैली है वो हमें क्या दिख रही है, इसमें दिखाई दे रही है जीवन शैली। अब जीवन शैली इनकी कैसी है, बहुत ही सिंपल और साधारण है, तो बहुत साधारण तरीके से दिखती है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इतनी यथार्थ और इतनी साधारण और स्पेशली कामगार वर्ग के द्वारा लाया गया ये पेंटिंग जो है, डेवलप किया गया, उसके बाद भी ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो है क्या कि इसमें कुछ क्रिएटिव वर्क भी देते हैं। क्रिएटिव वर्क इन द सेंस कि यहाँ पर आगे आए हम लोग, आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसकी कुछ, ये तो हो गया कि भाई ये यथार्थ से जुड़ा हुआ है और ये लोग जुड़े हुए थे, जिसके कारण इस पेंटिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा है पटना कलम में, और ये इसकी मुख्य विशेषता है। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ, अब देख लीजिए पेंटिंग की विशेषताएं। आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस पेंटिंग की जो विशेषताएं हैं, हाँ इस पेंटिंग की विशेषताएं ये क्या करना है आपको बताना है। जैसे कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या था, शुरुआत अगर हम लोग देखें कि आरंभ में, यानी शुरुआत इन द सेंस कि ये आरंभ में क्या हो रहा था, यहाँ पे आरंभ में ये किस पर बनाया जाता था, तो आरंभ में ये कागज पे बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में कालांतर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चमड़े पे भी बनाया जाने लगा, हाथी दांत, मतलब इस तरह से क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है। अच्छा इसकी एक विशेषता ये है कि चित्रकार जो है, इसमें जो पेंटर होता था, चित्रकार स्वयं ही क्या करता था, इसमें खुद से ही क्या करता था, इसके लिए कागज तैयार करता था। ये ऐसा पेंटिंग है कि चित्रकार के द्वारा ही कागज को तैयार किया जाता था, ठीक है, कागज को तैयार किया जाता था। नेक्स्ट अगर बात करें कि यहाँ पे और क्या चीजें हैं, चित्रकार कागज को तैयार कर रहा है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, तो रंग भी कैसे हैं, नेचुरल कलर्स, रंगों का चयन। यहाँ आ जाइए, अब जब ये बातें हो गई देन हम लोग क्या देख रहे हैं, कलर्स जो है सिलेक्शन वो कैसा है, तो रंगों का चयन कैसा है, बहुत ही प्राकृतिक कलर को यूज किया गया है इसमें, यानी प्राकृतिक रंगों का चयन किया गया है, प्राकृतिक रंगों का चयन किया गया है। नेचुरल कलर्स को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, खुद से बने हुए, ठीक है, या इसमें हाँ। और उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, नॉर्मली क्या होता था मुगलों के समय पे जो भी पेंटिंग्स बनाए जाते थे, तो उस पेंटिंग्स में एक विशेषता हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली कि उस टाइम पे जो भी पेंटिंग्स होते थे उसमें एक कोई होता था कि पेंटिंग को पकड़ता था, फिर उसके बाद से स्केच बना रहे हैं, फिर हमने उसको पूरा कलर किया। बट पटना कलम में क्या है, ऐसा क्या नहीं है, जो चित्रकार है वो सीधे क्या कर रहा है, जो कूची जो ब्रश है उसको उठाया और पेंटिंग करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ही आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्या किया गया था, जो आर्थिक रूप से जो बहुत ही कमजोर वर्ग थे ये उनके द्वारा शुरू किया गया था। यही कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिसके कारण हमें ये चीजें पटना कलम में दिखाई देती हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें
कि पटना कलम में और क्या चीज़ें दिखती हैं हम लोगों को। तो पटना कलम में हम लोग देख रहे हैं कि यथार्थ तो है ही, ये जानी जाती है अपनी यथार्थता के लिए, और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे था क्या कि इसका डिक्लाइन, यानी ये जो पेंटिंग है सिंपल है, और पेंटिंग्स बनाए किस तरह के गए हैं, यानी इसकी जो चित्रकारी है। कुछ पेंटिंग्स के उदाहरण दे दीजिएगा आप लोग, कुछ पेंटिंग्स से क्या करने हैं इसमें उदाहरण दे दीजिए। हाँ, कुछ चित्रकारी के हम क्या करेंगे यहाँ पर उदाहरण दे देंगे। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जैसे बगुला का अगर चित्रकारी बनाया गया है तो उसको क्या किया गया है, बहुत ही क्लियर यानी बहुत ही स्पष्ट बनाया गया है, क्लियर बनाया गया है, और बहुत ही मतलब कैसा है कि वो स्पष्ट है, क्लियर है, स्पष्ट है, और उसके और चूंकि इसमें क्या पटना कलर में हम लोग क्या देख रहे हैं, रंगों का चयन आप देखेंगे लाइट कलर टाइप से क्या होता था, रंगों का चयन बहुत भड़कीला नहीं रहता था पटना कलम में, तो सिंपल जो क्या हो सिंपल टाइप का। तो इसमें क्या बगुला की अगर पेंटिंग देखें, उसके अलावा क्या है अलग अलग पेंटिंग है, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बेकरी वाला अगर कहीं बेकरी के शॉप में काम कर रहे हैं जो भी कामगार, तो उससे संबंधित क्या है यहाँ पर चित्र है, ठीक है। तो इनकी जो चित्रकारी का जो बात हम लोग देखें कि इसमें क्या है, लैंडस्केप नहीं है, क्या है, अभाव में भी आ जाइए इस पेंटिंग के अभाव के बारे में कि क्या क्या नहीं है। इस पेंटिंग में लैंडस्केप नहीं होता था, क्या है भाई, लैंडस्केप नहीं होता था। कारण क्या है, कारण ये कि देखिए ये इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं आ सकता, तो आर्थिक रूप से ये क्या थे, सक्षम नहीं थे, सक्षम नहीं थे। तो यहाँ पर मैं चलिए अब कुछ बातें आपको और बता दूं। जैसे पटना कलम के बारे में अगर हम लोग देखें तो है क्या कि इसको अलग अलग टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे हुलास राव हो गए, तो इस तरह से क्या कुछ लोग जो इससे थे, है ना, ये लोग जुड़े हुए थे जो बड़े बड़े पेंटर्स थे, इन लोगों के जुड़ने से क्या होता है कि ये पेंटिंग और भी आगे बढ़ा। जैसे पटना के मच्छरहट्टा हो गया, ठीक है, पटना के ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि आसपास में जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। लेकिन समस्या तब आती है कि जब उस समय पे रोजगार के लिए लोगों को फिर क्या होना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, पलायन करने पड़ा, और ब्रिटिशर्स का मेन मुख्य जगह बंगाल हो गया था, जिसके कारण फिर ये जो पेंटर्स हैं ये उठ के माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बंगाल। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे अगेन हम क्या देख रहे हैं कि अब पटना कलम जो यहाँ पे राइज किया था अंग्रेजों के संरक्षण में या उनके टाइम पीरियड पे, तो अब क्या होने लगा, इसका डिक्लाइन होने लगा, यानी अब कोई चित्रकार यहाँ बचे ही नहीं। तो 1925 आते आते हम लोग क्या देख रहे हैं कि पटना कलम का पतन हो जाता है, ठीक है। 1925 आते आते हम लोग क्या देख रहे हैं कि पटना कलम का पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि पटना कलम के कंटेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो बहुत ही सादगी, आज भी आप उसमें बता सकते हैं कि हम लोग इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कि बिहार म्यूजियम में, है ना, बिहार संग्रहालय में क्या है, इसके बहुत सारे जो है सैंपल यानी पटना पेंटिंग्स के हम लोगों को वहाँ पे दिखते हैं, बहुत सारी चित्रकारी लगाई गई है। तो आप पटना कलम के बारे में बता सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो था पटना कलम कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, कि ये एक तरह से क्या है कि मुगल्स के ही जो दरबारी चित्रकार थे वो यहाँ आते हैं, और वो लोग अंग्रेज़ों के संरक्षण में क्या करते हैं, बाद में इसको पेंटिंग्स को बनाते हैं। और इस पर थोड़ा सा हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सिंपल है, यथार्थ है, कलर रंगों का चयन क्या है थोड़ा हल्का है, और लेकिन जो सबसे बेस्ट बात है इस चित्रकारी की कि बोलती हुई तस्वीरें हैं। जो भी पेंटिंग्स आप देखेंगे आपको कैसा लगेगा, बोलती हुई तस्वीरें हैं, यानी वो सभी तस्वीरों के अपने अपने क्या है अर्थ हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो टू ऑल, मैं शाजिया, मोबीशाला ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ आज मैं 66वीं बीपीएससी के मेंस में पूछे गए प्रश्न पे आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ, और बीपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है विस्तार में, जो जिसको इलैबोरेट करने वाले जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ। इसका एक लास्ट क्वेश्चन इसका जो बच रहा है, यानी इसमें जो पूछा गया है, जो अंतिम सवाल है जो आपके इतिहास से बनता है, और वो क्या है यहाँ पर, ये है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स है, मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि मैम शॉर्ट नोट्स जो है करना सही रहता है या नहीं रहता है। देखिए एक क्वेश्चन 250 वर्ड्स में कर दें तो उससे बेटर है कि 150 शब्द में आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपके अंक क्या होते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं और मार्क्स आने की पूरी संभावना होती है। तो इस बार भी क्या हुआ है, शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली क्या है यहाँ पे, कि आप क्या देख रहे हैं कि 3 पर्सनैलिटी के बारे में क्या किया गया, यहाँ पर पूछा गया। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये नहीं हमें बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता है, पूरा हम उसे इलैबोरेट करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि जो 250 शब्द में आप एक क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, यहाँ आप 150 शब्द में ही क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो आपको 150 में मान के चलिए कि आप इसको क्या करेंगे, आप इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो यहाँ देखिए आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं।
जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गांधी जी के विचार, यानी राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तीनों प्रश्नों में से आपको दो प्रश्न करने थे। क्या करने थे? दो प्रश्न करने थे। तो यहाँ पर मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता दूंगी, इसमें किस प्रकार से आपको लिखना था, इस शॉर्ट नोट्स को आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और किस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि गांधी जी व्यूज ऑन सत्याग्रह, इसका मतलब है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस एंड द INA, यानी सुभाष चंद्र बोस और भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी आजाद हिंद फौज, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और क्या है INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं एक एक करके क्या करूंगी, तीनों पर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगी कि किस प्रकार से हमें करना है क्वेश्चन को। पहला प्रश्न से ही हम लोग उठाएंगे कि सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहला प्रश्न पूछा गया हम लोग उस पर ही यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, गांधी जी के विचार सत्याग्रह पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इसको शॉर्ट नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, गांधी जी के विचार किसके बारे में पूछा गया है, सत्याग्रह पे, ठीक है, गांधी जी के विचार, यानी गांधी जी का जो थ्योरी है सत्याग्रह पे, गांधी जी की क्या सोच थी और गांधी जी का क्या मानना था सत्याग्रह पर, वो क्या इस पे इनकी थिंकिंग थी, ये सारी बातें क्या करनी है हमें यहाँ पर देखनी है। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो गांधी जी का क्या था सत्याग्रह पर विचार, ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है यहाँ पर देखनी है कि गांधी जी क्या सोचते थे और गांधी जी को इसके बारे में क्या लगता था, ये बातें हमें बतानी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि स्पेशली अगर हम लोग बात किया जाए कि सत्याग्रह, कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के साथ क्या है, आग्रह करना, ठीक है ना, यानी हम अपनी बात के लिए आग्रह करेंगे और वो भी क्या है, ट्रूथली हम क्या करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपनी बात को आगे रखेंगे, लेकिन किस प्रकार से रखेंगे, हम अपनी बात को बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही ढंग से अपनी बात हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे आगे किसके सामने। जब भी हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो या हमें ऐसी कोई आवश्यकता लगे, तो गांधी जी का देखिए, चूंकि था क्या कि जब गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था सत्याग्रह का, क्योंकि वहाँ पे क्या था, गोरों और कालों का काफ़ी भेद चलता था। तो गांधी जी के साथ भी क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि भाई उनको भी माना जाता था ब्राउन कलर के हैं, तो ये क्या है, इंडियंस को वो लोग क्या रेसिज्म वाले जो जिसको कह सकते हैं नस्लवाद को वो ऑलरेडी फेस कर रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट चलाया वहाँ पे। अब वहाँ मूवमेंट चलाया तो वहाँ पे यही मूवमेंट उनका सफल रहा, और उसमें था क्या कि भाई बेशक हमारे ऊपर हमारे ऊपर अत्याचार हो, देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर लाख अत्याचार हो जाए, लेकिन हम अपनी बातों से क्या है, हटेंगे नहीं, हम अपनी आग्रह पर टिके रहेंगे, और वो भी किसके साथ, वो भी हम यहाँ पर अहिंसा के साथ। अहिंसा परमो धर्म, यानी हम पीसफुली क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, हम शांतिपूर्वक पीसफुली हम अपनी बात रखेंगे कि भाई हमें क्या करो, स्वतंत्र करो या हमें आज़ाद करो या हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करो। तो गांधी जी के साथ क्या था कि सत्याग्रह में देखें तो इसमें कई सारे क्या है, तत्व हैं। तत्व का मतलब क्या है, कई सारे एलिमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर ये आग्रह करना है तो ये आग्रह सत्याग्रह ये कब किसी के ला रहे हैं, किसी भी व्यवस्था के विरोध में, किसी व्यवस्था के विरोध में, ठीक है, व्यवस्था के विरोध में करेंगे, यानी सिस्टम में कोई ऐसा कोई लूप होल्स हो जिसके लिए हमको क्या करना होगा, ये स्टार्ट करना होगा सत्याग्रह। नेक्स्ट अगर हम लोग फिर देखें इसमें कि इसके अलावा जो है इसको करने का, यानी सत्याग्रह अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सत्याग्रह करने का जो उसमें आप क्या क्या चीज़ें और उसका समाहित उसमें किया जा सकता है। जैसे अगर कोई हमारी बात ना माने तो हम सत्याग्रह के, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, अनशन भी हम कर सकते हैं। अनशन मतलब हम फास्ट के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें कि सत्याग्रह में और क्या विचार थे गांधी जी के, तो देखिए इसमें मेनली यही था ना कि सीधी सी बात है कि सच के साथ टिके रहना बहुत ही क्या है, लंबे समय तक संभव नहीं होता है। फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि आप क्या करते हैं, अपने विचारधारा को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से आप अपनी स्थिति को कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम नहीं रुक पाएंगे। तो गांधी जी का ये कहना था कि डटे रहिए, टिके रहिए और डटे रहिए। आज न कल व्यवस्था को ये एहसास हो ही जाएगा या आभास हो ही जाएगा कि अब हमें कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि हम क्या करें, यहाँ पर आपको कि हमें इनको जो इनकी मांगे हैं हम उसको पूरी करें।
ओके अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो है हम जैसे देखिए कि स्पेशली क्या है कि अगर गांधी जी की विचारधारा को अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह, तो गांधी जी का सत्याग्रह उनके आंदोलन में हम लोग देख सकते हैं। इसको आप जोड़ेंगे किससे? गांधी जी के आंदोलन से, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गांधी जी के आंदोलन से इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, गांधी जी के आंदोलन से जोड़ेंगे, जो भी मूवमेंट्स गांधी जी ने किया उससे आप जोड़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, सारी बातें आ जाएंगी जो गांधी जी से जुड़ी हुई हैं। जैसे पहली बार क्या कर रहे हैं, ये चंपारण में इसका यूज कर रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो सत्य के साथ आग्रह किया रहा, और उसके बाद साथ क्या है, ये नहीं है कि तुरंत अगर आपको कि भाई जैसे ही अगर आपका कोई अपोज करना शुरू कर दे या आपका विरोध करने लगे तो फिर आप बैठ जाइए और आप शांतिपूर्वक रह जाइए, नहीं। अगर आपकी बातें सत्य हैं और आपको लग रहा है कि हमको इसका विरोध करना है, देन आप इसको जरूर करें, ठीक है। सत्य के साथ आग्रह करें, लेकिन डटे रहें और टिके रहें। ये नहीं कि उसके प्रति जो आपका व्यवहार है वो लचीला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए कि एकदम आप उस एटीट्यूड के साथ रहिए कि नहीं मैं सही हूं अपनी बात पर, तो आपको उस पर बने रहना, ये ज्यादा जरूरी है। तो सत्याग्रह का हम लोग क्या देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी इसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये क्या रहा, चंपारण सत्याग्रह में सफलतम, कैसा रहा ये, सफलतम। तो सत्याग्रह का जो विचार था गांधी जी का, और इस सत्याग्रह चूंकि देखिए है क्या कि ऑलरेडी गांधी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने कई सारे ऐसे जो कह लीजिए कि बड़े बड़े उपन्यासकार हो गए, ठीक है। इनके खुद के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तो ये सब के संपर्क में आए और लगातार संपर्क में आए, कई सारी किताबों को पढ़ा, विदेशों में रहे। तो इन सब के से उनकी सत्याग्रह की जो थ्योरी है ना, वो धीरे धीरे और सशक्त होती गई। तो आप इसको बता सकते हैं कि विभिन्न, जैसे चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आप आ जाइए 1917, उसके बाद आप आ जाइए क्या हम लोग देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड इसके बाद फाइनली हम लोग किस पर आते हैं यहाँ पे, इसके बाद आ जाइए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके साथ साथ बीच में आप इसको बता सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, कि भाई कुछ नहीं तो हम अपने स्तर पे क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गांधी जी की जो विचारधारा है सत्याग्रह की, आप उसको क्लियर क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में बता सकते हैं कि हम गांधी जी के विभिन्न जो उनके आंदोलन थे, उन आंदोलनों में गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग हम लोग देख सकते हैं। और उसका किस प्रकार से ये अलग अलग आंदोलनों में अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग किया है, हमें ये दिखाई देता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह जब भारत में हो रहा होता है तो उस समय गांधी जी सीधा सीधा ये कहते हैं कि भाई आपको जो आपका जो लॉ है 3 कठिया वापस लीजिए, अदरवाइज क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे और बड़े लेवल पे इसका प्रोटेस्ट करेंगे। तो होता क्या है, फाइनली वो बात मान ली जाती है कि भाई गांधी जी जिस बात को लेकर अपोज कर रहे थे। नेक्स्ट अगर उसकी बात करें चंपारण सत्याग्रह में, यानी वहां हम लोग क्या देखेंगे कि स्पेशली क्या एक क्षेत्र विशेष पे मामला चल रहा था। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या कि जब असहयोग पर आते हैं तो गांधी जी ने बड़े लेवल पे क्या किया गया, इसी सत्याग्रह में स्वदेशी समाहित है इनका, है ना, कि हम लोग क्या करेंगे भाई अपने स्वदेशी को अपनाएंगे, हम लोग अपने स्वदेशी को अपनाएंगे और भी सारी चीज़ों को क्या करेंगे इसमें आगे लेकर के जाएंगे। तो सत्याग्रह कैसे स्वदेशी का अपनाता है। और उसके बाद 1930 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब सविनय अवज्ञा हो रहा होता है तो उस टाइम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें एक और चेंज आता है कि अब आता है कि सत्याग्रह तो हम कर रहे हैं, चूंकि आप बात नहीं मान रहे, तो परिस्थितियों के अनुसार गांधी जी ने क्या किया, उस सत्याग्रह में चेंज लाए। और चेंज क्या है भाई, तो चेंज ये है कि पहली बार लॉ टैक्सेशन को तोड़ा गया। यानी ये वो हैं कि जो अब तक इन्होंने क्या कि कभी कोई लॉ ब्रेक नहीं किया था, लेकिन जब लगा कि भाई अब यहाँ पर रूल हमें तोड़ना पड़ेगा, देन गांधी जी वो भी करते हैं। लेकिन अगेन फिर उसमें भी क्या है, सत्याग्रह इनके साथ साथ है। यानी हम सच के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे, स्ट्रांगली कहेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बहुत हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह को आप बता सकते हैं कि डटे रहना और अपने विचारों पर टिके रहना, आप लिख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ मिलता है हम लोग को, जब असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना होती है। उस दौरान होता क्या है कि जब चौरी चौरा की घटना होती है, गांधी जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या किया कि अपना आंदोलन वापस ले लिया। उनका कहना था कि क्या हो गया भाई, हिंसा हुई है, अगर हिंसा हुई है तो फिर हम आगे इसको नहीं ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इनके सत्याग्रह में हिंसा को लेकर के कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर आप हिंसा करते हैं तो इट मीन्स गांधी जी उसको कंसीडर नहीं करेंगे सत्याग्रह के रूप में।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह जो है उनके आंदोलनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कैसे इन आंदोलनों के थ्रू गांधी जी का सत्याग्रह समय समय पर हम लोगों को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दिखाई दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उसका मुख्य तत्व सत्याग्रह जरूर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि ये शॉर्ट नोट्स है तो मैं आपको बस इसको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को इलैबोरेट करेंगे। जयप्रकाश नारायण क्वेश्चन क्या है आपका, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। इट मीन्स कि आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्या है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, और क्या है आपको जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। यानी इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो बातें इसमें समाहित हैं, और इसके मेन इसमें कौन है, आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में बताना है, इनके बारे में, और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी। तो इस शॉर्ट नोट्स को मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग आप क्या करेंगे, 150 शब्दों में इसको लिखेंगे। शब्दों का चयन क्या रहेगा आपका, लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड। अब इस 150 वर्ड में आपको करना क्या है, तो जयप्रकाश नारायण की भूमिका अगर आप देखेंगे, यानी आप इसके बारे में अगर आप बताएंगे जब शॉर्ट नोट्स में, तो जयप्रकाश नारायण का जो सबसे पहले क्या है, विचारधारा थोड़ा बता दीजिएगा। इसके बारे में जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या थे, विचारधारा के मामले में क्या थे, ये समाजवाद, सोशलिस्ट व्यू जो है इनका काफी ज्यादा रहा। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितने बड़े लीडर्स थे, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू भारत छोड़ो आंदोलन में जितने भी बड़े लीडर्स थे सभी अरेस्ट कर लिए गए थे। तो जब अरेस्ट कर लिए गए तो हुआ क्या कि उसके बाद ये आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, वो क्या हो गया, ये हिडन फॉर्म में चलाया जाने लगा, अंडरग्राउंड होकर के चलाया जाने लगा। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं कि बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका जयप्रकाश नारायण का जो व्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या चला रहे थे, आजाद दस्ता, आजाद दस्ता, ठीक है। आजाद दस्ता का रोल क्या रहा, भूमिका क्या रही आजाद दस्ता का की भूमिका बिहार के संदर्भ में, यानी बिहार में जो भारत छोड़ो आंदोलन, इनडायरेक्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या कर रहा है, बिहार को भी टच कर रहा है, ठीक है ना। बिहार में चूंकि ये आजाद दस्ता कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, और ये आजाद दस्ता जो है इसमें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है ना, किस प्रकार से इसका प्रशिक्षण वगैरह हो रहा है, नेपाल से भी क्या हो रहा है, इसको यहाँ से संचालित किया जा रहा है, इसमें सारे बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं आजाद दस्ता में, ठीक है। और उसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो जयप्रकाश नारायण का स्वयं का व्यक्तित्व, क्योंकि क्या है यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या थे, काफी चर्चित और पॉपुलर पर्सनालिटी थे। मैंने आपको पहले ही बताया सोशलिस्ट, चूंकि ये वो समय था ना, एक चीज आप समझिएगा, 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी। रशियन रेवोल्यूशन के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में क्या हो रहा था, एक विचारधारा ऑलरेडी जा रही थी कि भाई सोशलिज्म आना चाहिए, ठीक है, जिसको लेकर के इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, वाई सोशलिज्म। तो सोशलिज्म की थ्योरी में ये कि क्या हो, सबको बराबरी से मौका मिले, और जयप्रकाश नारायण इसकी सबसे ज्यादा वकालत करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जो है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ तक सबको लगने लगा था कि अब इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जो है हम लोगों को अब जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, या हम लोगों को आज़ादी अब मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज़ाद दस्ता का निर्माण मेनली, अब मैंने आपसे क्या किया कि यहाँ फोकस क्या है, आजाद दस्ता का निर्माण। एक सेकेंड, आजाद दस्ता का निर्माण, आजाद दस्ता की भूमिका क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब आजाद दस्ता, देखिए मैंने आपको कुछ बातें अपनी तरफ से बता दी कि भाई उनकी विचारधारा क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन में आप अगर क्या करेंगे, जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताएंगे तो बिहार में होने वाला सचिवालय गोलीकांड आप उसके बारे में क्या करेंगे बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग क्या देख रहे हैं, आजाद दस्ता, इसकी भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सचिवालय गोलीकांड होता है, सचिवालय गोलीकांड, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा, भूमि, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, और जिससे क्या होता है यहाँ पे बिहार में एक जो है रोष या आक्रोश की लहर दौड़ती है, और उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग क्या करते हैं, आवाज अपनी बुलंद करते हैं,
अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में स्पेशली जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिहार का पूरा जो क्षेत्र हम देख रहे हैं और वहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसमें लीड कौन कर रहे हैं, उसमें लीड कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि बिना लीडर्स के ये नेतृत्व विहीन हो जाएगा, हुआ क्या हुआ इसके अपोजिट कि यहाँ पर अंडरग्राउंड होने के बावजूद भी इसको रेडियो के माध्यम से, ठीक है ना, पैम्पलेट वगैरह के माध्यम से ये लोगों के बीच में क्या रहा, हमेशा इसको क्या किया गया, मतलब उसको एक्टिव रखा गया। उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे और भी लीडर्स जुड़ गए और जयप्रकाश नारायण जी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कई युवा इनसे कनेक्ट हो गए। तो युवा भी लगातार क्या होते गए, इससे इंप्रेस होते गए और ये लोग लगातार जुड़ते गए, जिससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप था वो क्या हो गया, स्ट्रांग तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भारत छोड़ो आंदोलन का आजाद दस्ता की क्या भूमिका थी, जयप्रकाश नारायण जी की क्या व्यक्तित्व उनका कैसा था, क्योंकि उनका जो अप्रोच था उस अप्रोच पे युवा जो थे वो कितने प्रभावित थे, ये सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें बता सकते हैं। तो ये था आपका कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। नाउ अब आते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर, अंतिम प्रश्न पर आते हैं। इसका जो अंतिम प्रश्न है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। बताना किसके बारे में है, एससी बोस और आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का मतलब यहां क्या हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। इसका मतलब देखिए क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी का कनेक्शन सुभाष चंद्र बोस से, सुभाष चंद्र बोस से इनका जो कनेक्शन है वो किससे भाई, सुभाष चंद्र बोस से। यहाँ कुछ चीजें देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी अगर पहले क्या हो रहा है कि ये इंडियन नेशनल आर्मी जब स्थापित हुई तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट चरण में महेंद्र सिंह हैं जुड़े हुए, लेकिन कैप्टन महेंद्र सिंह, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि सेकंड फेज आते आते क्या हो रहा है कि इसके जो मेन कमांडर इन चीफ बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, सुभाष चंद्र बोस। वो कौन बन गया है कमांडर इन चीफ, सुभाष चंद्र बोस इसके कमांडर हो गए हैं। इसके अलावा फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस आईएनए से जुड़ते हैं देन आईएनए को क्या होता है, एक असल जो कह सकते हैं एक पहचान मिल जाती है। पहचान का मतलब क्या है कि इन्होंने आते के साथ क्या किया, इसमें अलग अलग रेजिमेंट बनाए, रानी झांसी रेजिमेंट है, नेहरू आपको ब्रिगेड है, उसके अलावा क्या है आपको गांधी ब्रिगेड है। तो अलग अलग इन्होंने क्या किया यहाँ पे, और ये वो आईएनए में स्पेशली वो भारतीय जो कि उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानियों द्वारा पकड़े गए थे और उनका सरेंडर जब किया गया तो कैप्टन मोहन सिंह इन्हीं को मिलाकर के क्या किया, एक सेना का गठन किया। तो अब सुभाष चंद्र बोस का अगर हम लोग देखें तो ये लगातार क्या थे, प्रयासरत थे। समस्या एक ये भी थी कि इसके पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 1939 में त्रिपुरी कांड हो चुका है, यानी त्रिपुरी क्राइसिस हो चुकी है घटना। अब इस त्रिपुरी घटना के बारे में बात करें तो यहाँ क्या हो चुका था, यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट में ये हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के कौन उठते हैं, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ कौन रहते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। इसमें जीत किसकी होती है, सुभाष चंद्र बोस की। लेकिन चूंकि गांधी जी ने कहा था यहाँ पे कि देखिए पट्टाभी की हार मेरी हार है, तो सुभाष, क्योंकि ये क्या थे, ये लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो ये गरम दल ही कह लीजिए कि उससे संबंधित थे। तो इससे होता क्या है कि इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज होते हैं, उनको लगता है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। देन फाइनली ही मूव फ्रॉम देयर, वहाँ से ये मूव करते हैं और उन्होंने आगे जाकर के 1940 तक में क्या किया, अपनी ही एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये कलकत्ता से माइग्रेट कर जाते हैं और उसके बाद ये जाते हैं फिर कहाँ, हम लोग देख रहे हैं इनकी यात्राएं होती हैं, ये जर्मनी पहुंच रहे हैं, जापान पहुंच रहे हैं, फिर सिंगापुर आते हैं, फिर आईएनए से जुड़ते हैं। फिर ये अपनी सेना को इतना संगठित कर देते हैं कि फाइनली होता क्या है यहाँ पे कि एक आज़ाद हिंद फौज जो है वो एक सशक्त आर्मी के तौर पर क्या हो चुकी थी, स्ट्रांग हो चुकी थी। स्थिति ये आ गई थी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया के, भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ तक ये लोग पहुँच चुके थे। अब लग रहा था कि इस पे सुभाष चंद्र बोस ने प्रॉपर अपना एक संबोधन भी किया था रेडियो पे कि राष्ट्रपिता अब आज़ादी दूर नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए, अब हम लोग जल्दी ही क्या है पहुंचने वाले हैं। तो हुआ क्या था, लगा था कि भाई सारी, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस समय ब्रिटेन की स्थिति क्या थी, कमजोर थी। लेकिन अकस्मात होता क्या है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर देता है और पूरे युद्ध की परिस्थिति चेंज हो जाती है। अब जापान को ही सरेंडर करना पड़ा। तो ऑलरेडी आईएनए को किसका सपोर्ट है यहाँ पे, जापान का। तो जहां जापान इफेक्टेड हुआ तो आईएनए भी इफेक्टेड हो गया।
और इसी क्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब जा रहे थे तो उस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर उनकी भूमिका देखें आज़ाद हिंद फौज में, तो सुभाष चंद्र बोस का भी एक ही ध्येय था कि हमें आज़ादी मिले। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ये वो युवा नेता थे, युवा क्रांतिकारी नेता थे जो आज़ादी चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या की थी, अपनी एक सेना संगठित की थी। आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने और क्या किया, बहुत ही उसको और बेहतरीन बनाया। तो आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में देखिए, अगर क्योंकि वो भारत को ही आज़ादी दिलाने के लिए काम कर रहे थे कि भारत को ही स्वतंत्रता मिले, उसके लिए ही इसे संगठित कर रहे थे। लेकिन जब ये नहीं हो पाया, या फिर जब परिस्थितियां, जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है, फिर भी भारतीयों का सिंपैथी, जब सिपाही पकड़े गए तो भारतीयों का सिंपैथी इतना था कि इनके ऊपर क्या होता है, लाल किला पर जब केस चल रहा होता है तो बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं। और बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि हम आज़ाद हिंद फौज के जो भी पकड़े गए, जो यहाँ पर जो भी सैनिक आए हैं, हम उनका केस लड़ेंगे अपने से। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बड़े बड़े बैरिस्टर्स जो हैं वो उनके फेवर में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो भारतीयों के दिल में था उस समय पे, हम इसे ना नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व, ये दोनों चीजें इस समय महत्वपूर्ण थी। तो INA किस तरह से, आज़ाद हिंद फौज किस प्रकार से एक टाइम पे इतना सशक्त हो चुका था कि ये अंडमान निकोबार के हम लोग क्या देख रहे हैं कि पास में ये आ चुका था, और अब ये सेना सीधे अब भारत में प्रवेश करने ही वाली थी। तब तक में परिस्थितियां थोड़ी क्या हो गई, बदल गई। लेकिन है क्या कि इन सब के बावजूद अगर हम लोग देखा जाए तो आज़ाद हिंद की फौज की भूमिका जो है, स्पेशली हम लोग बात करें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कंटेक्स्ट में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इन सब ने मिलकर के क्या किया है, अंग्रेजों को अगर इसके पूछा जाए कि ये प्रभाव क्या था, तो अंग्रेजों पर एक अलग सा दबाव क्रिएट हुआ। इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ से भारत जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब हर व्यक्ति जो है चाह रहा है कि हम यहाँ से जाएं। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है या हमारा जो खुद का सिस्टम है, इससे अब भारतीय जो है अब चाहते हैं कि अब हम भारत छोड़ दें। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना है कि थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनकी विचारधारा, और INA से जुड़ने के बाद INA किस तरह से मजबूत हुआ और किस प्रकार से एक प्रेशर बना ब्रिटिशर्स के ऊपर भी, आप इसको यहाँ पे डील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। चलिए फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।